Good evening, partners. Am I audible to you? Hello. Am I audible? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Yes, yes. Okay. Thank you. Thank you very much, Sadanand ji. So, wish you warm welcome to our weekly meeting. मेन ऑब्जेक्टिव हमारी वीकली ऑनलाइन सेशन है जहाँ पे हम आपका जो प्रोडक्ट नॉलेज है एसआईएफ का स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड का उसको हम अपग्रेड करते हैं। आपकी जो भी कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है उसको भी सॉल्व करते हैं और साथ साथ में जो नए फंड आते हैं उसके हम फंड मैनेजर के साथ मीटिंग करते हैं। तो आज दो बहुत इंटरेस्टिंग अपना न्यू फंड लॉन्च हो रहे एसआईएफ एक्स टॉप 100 कैटेगरी में। जो फर्स्ट है आदित्य बिरला का एपेक्स एक्स टॉप 100 इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड और सेकंड जो है अपना एसबीआई मैग्नम का एक्स टॉप 100 फंड। तो नेक्स्ट 5 मिनट में मिस्टर मनीष गुप्ता जो फंड मैनेजर है वो ज्वाइन करेंगे और 45 मिनट्स विल गो थ्रू दी प्रेजेंटेशन एंड लास्ट 15 मिनट्स जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। ऐसे ही एसबीआई में गौरव मेहता ज्वाइन करेंगे एंड फॉलोड बाय द क्वेश्चन एंड आंसर। तो बिफोर आई गो हेड इनटू द फंड मैनेजर कॉन कॉल, I would like to discuss कि why X top 100 category is a potential game changer, जो कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस सेशन भी किया है। इसका डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है बट आई थॉट कि लेट मी जस्ट गिव 2-3 मिनट टाइम तो आपको समझ में आए कि क्यों एक बहुत बड़ा AUM हम यहाँ पे X top 100 कैटेगरी में बना सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम बात करें, होपफुली माई स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir, it is. ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे हम बात करें कि म्यूचुअल फंड में हमारे पास कोई कैटेगरी एक्टिव कैटेगरी नहीं है जो मल्टी यू कैन से मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड में पता है कि वी हैव अ कैटेगरी कॉल्ड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, बट वी डोंट हैव अ कैटेगरी which invest into mid, small and micro cap। तो यहाँ पे एक्स टॉप 100 जो है एक यूनिक कैटेगरी है जहाँ पे फंड मैनेजर जो है एक्सक्लूडिंग टॉप 100 शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है 101 से लेके 1000 शेयर्स। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द फ्लेक्सी कैप ऑफ मिड, स्मॉल एंड माइक्रो कैप, जहाँ पे फंड मैनेजर को लगता है कि मिड कैप में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है तो वहां पे मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है 50-60%। इफ फंड मैनेजर फील कि देयर इज अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इज इनटू द स्मॉल और माइक्रो कैप तो फंड मैनेजर कैन टेक अप exposure into higher exposure into small or micro cap also। okay, so this is the first difference। second difference is opportunity to on the higher alpha। हम सबको पता है कि प्री कोविड हम जब फैक्ट शीट देखेंगे कोई मिड कैप की या स्मॉल कैप फंड की तो वहां पे वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था 35, 50, 60 स्टॉक का। बट पोस्ट कोविड स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी बहुत पॉपुलर हुई। ओके, डेफिनेटली 2 साल से करेक्शन है, टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन, इसलिए अभी एक एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है स्मॉल मिड माइक्रो कैप में, जहाँ पे 5 to 7 ईयर्स पे एक अच्छा डबल डिजिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्री कोविड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था क्योंकि उस समय उनका AUM लिमिटेड था, बट पोस्ट कोविड बिकॉज ऑफ द हायर AUM तो आज की डेट में एक पॉपुलर मिड कैप या स्मॉल कैप फंड का AUM 25,000, 50,000 करोड़, 100,000 करोड़ है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर का रिटर्न जो है वहां पे आपका कहीं ना कहीं अल्फा जो है लिमिटेड जनरेट होगा, क्योंकि आज एक स्मॉल कैप फंड में 100 फंड है, 100 स्टॉक है, या एक मिड कैप में 70, 80, 100 स्टॉक है, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर अल्फा जो है लिमिटेड हो जाएगा, 1 और 2 प्लस हम कह सकते हैं। इसको हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन। जबकि आपका एक्स टॉप 100 में हमारे पास जो है लिमिटेड AUM है। ओके, तो लिमिटेड AUM की वजह से क्या होगा, आपका फंड मैनेजर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना सकता है। ओके, और यहाँ पे हमने बताया कि मिड कैप में आपके पास फंड मैनेजर के पास रिस्ट्रिक्शन है, 65% मिनिमम मिड कैप में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, एंड 35% जो है वो मैक्सिमम डेट या अदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे आपके फंड मैनेजर के पास मिनिमम 65% जो इन्वेस्ट कर सकता है अक्रॉस द मिड, स्मॉल, माइक्रो कैप। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है आपका SIF का, जो लॉन्ग शॉर्ट फंड कहते हैं, कि मिड एंड स्मॉल कैप में अक्रॉस द मार्केट साइकिल दे हैव टू बी 90 to 95% और 99% फुल्ली इन्वेस्टेड अक्रॉस द मार्केट साइकिल, यानी कि बुल है, बेरिश है, या आपका
वोलेटाइल मार्केट है, फिर भी आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 95 टू 99% रहता है, जबकि यहाँ पे आपका फंड मैनेजर जो है लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी कर सकता है, आपका हेजिंग कर सकता है, नेकेड शॉर्ट सॉल्व कर सकता है, डेट इनविट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, और आपका प्रैक्टिकली एक्सपोजर जो है वो 50 से 100% कर सकता है। यानी कि जब स्मॉल मिड माइक्रो कैप में यूफोरिया होगा तो आपका फंड मैनेजर इक्विटी एक्सपोजर अप टू 50% कर सकता है, जबकि मिड एंड स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड कैटेगरी में वो क्लोज टू 95 टू 99% रहेगा। तो उसको हम समराइज करें तो यहाँ पे सिर्फ म्यूचुअल फंड में लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी है, ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन है, फुल्ली इन्वेस्टेड है, जबकि यहाँ पे एक्स टॉप 100 डेडिकेटेड सेबी कैटेगरी फॉर मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग, कॉन्सेंट्रेटेड एंड हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो बन सकता है। डायनामिक लॉन्ग शॉर्ट की वजह से बेटर आपका डाउनसाइड रिस्क मैनेजमेंट होगा, एंड फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा हमें डाइवर्सिफिकेशन से एक अच्छा इंडेक्स के सामने, म्यूचुअल फंड के सामने भी हम लॉन्ग टर्म में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा क्विक प्रेजेंटेशन क्लोज कर रहा हूँ, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट द फंड मैनेजर मिस्टर Yeah, मनीष। Manish is online. Manish, put your video on. हाँ. हाँ, गुड इवनिंग Hi. मनीष जी, हाउ आर यू? Hi. Good evening. Yeah. I'm good. How are you? Yes, yes, I am fine. Just give me 1 minute. I'll make you a co-host so you So can. he needs to he needs to be make the co-host, then he can share his screen. हाँ, just give me 1 second. Sure. एक लास्ट में. Yeah, it is now. Okay, just 1 minute. So I'll just quickly introduce the Manish ji. Manish ji has 21 years of experience with deep expertise in the Indian equity market and specialization in the long short strategies. Prior to joining the ABSL AMC, he has worked with the across global hedge fund, Indian proprietary fund, and global brokerages houses, including the Millennium Singapore, Polymer Capital Hong Kong, and Kotak Securities. So Manish ji brings wealth of experience, and I am sure that this is a good beginning because Birla has only a hybrid fund and we are launching the X Top 100s. तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि मनीष जी कि हम फोकस करते हैं एक्स टॉप 100 पे नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए। लास्ट 15 मिनट्स में आप जो हमारा दूसरा फंड भी लॉन्च हो रहा है, ओके, उसके पर भी आप थोड़ा डिफरेंसेस है उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो 45 minutes will be dedicated for presentation and last 10-15 minutes will go for the question and answers. Ji, perfect. Thank you so much for the introduction. Yeah, my pleasure. So I hope you can see the slides. Yes, we can see the slide. Okay, so we are coming out with two funds, equity long short and X top 100 long short. So we will start with X top 100 first. ये आप लोगों को पता ही होगा, so I will not go into the details here. We already have one scheme live in the hybrid segment, hybrid long short fund, and in the equity segment, we are coming out with these two schemes. So it now is a complete bouquet, and we will hopefully keep adding more schemes as we go along. So this fund you can imagine like a luxury sedan with a powerful engine because it's a mid-cap oriented fund, so it can go at a high speed. But at the same time, our focus is to provide safety features like in a premium car, which comes with airbags, anti-lock braking system, and so on and so forth, so that when the roads are slippery, the turns are sharp, then it can help you protect against those dangers. So this is a chart which shows the performance of mid-cap, and the red line, which is mid-cap 150, is the returns of mid-cap, which are 15% versus Nifty 100, which is at around 11-12%. So over the last 8-9 years, we have seen that mid-caps have consistently outperformed the large caps. If you see, the market cap of large cap has become almost 2 times in last 5 years, whereas mid cap and small cap has become almost 3 times in last 5 years. And some of the reasons we feel that is happening is one, of course, that FIIs, which is the bottom gray bars you would see, have been consistently selling Indian equities, and they predominantly have a larger exposure in large caps, and probably most of the selling is happening there, whereas
in domestic funds, in domestic mutual funds, we are seeing that inflows are going into mid caps and small caps. And another reason, of course, is that earnings in mid cap have been slightly better than large cap. So mid cap has grown at 12% odd earnings, whereas Nifty has grown at 11%. So we feel that these are the factors which have contributed to the outperformance of mid and small caps and made it a very relevant category, and something which the investors should focus when they want to create a portfolio which can give you better returns than large caps. So typically, this is the behavior we have seen in the markets, that people enter the markets when there is euphoria, when the market sorry to interrupt you, आप दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, परफेक्ट. सो हम लोगों ने काफी बार ये बिहेवियर देखा होगा विद इन इन्वेस्टर्स, दैट जब रिटर्न्स ऑलरेडी बन चुके होते हैं, मार्केट हाइज पे होते हैं, then people want to enter the market and participate in equity. And probably kai baar the market timing is not so great. Market probably goes sideways or even corrects after that, and people tend to panic. They probably see some red in their portfolio, and then they come back to us and ask us whether they should continue with their SIPs, whether they should withdraw the money from the equity markets, and so on. And at that time, it becomes very difficult for us to manage their emotions. So we thought, is there a way we can, manage this behavior? And one way is that we dampen the volatility in this curve, so that, when the markets fall, our portfolio does not fall so much as the market falls. And at the same time, when the market rises, we are in a better state to perform, because we have not fallen. We will start from a higher ground to participate in the next leg. So when there is euphoria, when the market is at peak, for example, you would have seen the behavior in late 2024 and also sometime in 2018-19, when mid cap had become very expensive and there was extreme euphoria. Everybody wanted to participate only in mid cap, and then the large caps did not correct, but the mid cap market crashed and corrected very sharply. So those are the situations. If we can predict before that those events happen, we can hedge our exposure and go out of the market. At the same time, when there is panic, we can again come back, enter into the market, and start building our long exposure. So, these are the worst phases of the market in any calendar year in the past 12 years. And of course, you would remember COVID times, that mid cap index fell 43%. But even recently, like January to March this year, it fell 14%. Last year, when there was a fear of India-Pakistan war escalating, it fell 21%. So our objective through this product is to protect this downside, in the sense that if we can participate only 25 to 30% on the downside, then we will get a very good experience for the investors. So if the market falls 20%, maybe we fall 5-7%, and that is the objective. So as I discussed already, this is like a premium sedan. So when the roads are rough, there is a storm, then you can depend on this vehicle to help you get home safely. If the markets are sideways, like a very heavy traffic zone, it will still help you keep moving along. And when the roads are clear, then it will help you capture the momentum. So how do we do this? So we have built a multi-signal framework to decide how much net equity exposure we want to keep at any point in time. And we will discuss that framework. And then the second step is to build a long short book on the basis of that. And the portfolio construction is entirely my decision, my discretion. So I can decide how to construct, and we will discuss the portfolio construction as we go along as well. And on top of these, we have some additional strategies available in this strategy. For example, I can do opportunistic short
or opportunistic, special situations like IPOs, buybacks, and I can also do some options-based strategies. So let's discuss what's the framework that helps us decide. And here, please remember that we have the entire range of minus 25% to 100% available with this, which means that when we feel that the markets are very expensive, we can also go short up to 25%. And and vice versa, if we feel that the market has bottomed out and we want to participate fully on the upside, we can go fully long up to 100% like a mutual fund. So that's the advantage, that's the flexibility that is available with us. So the framework consists of some fundamental signals like valuations. When the valuations are cheap, we will buy. When they are expensive, we will sell. And we also have some quant-based signals, which means that we don't want to stay out of the market just because valuations are expensive, because market can still continue to go rise further even during expensive valuations. So we try to balance that by building in some quant-based signals. So we have some indicators to predict to gauge the momentum of the market, and if the momentum is strong in the short and long term, we will want to participate in that. And the third tool that we have is get some intelligence from the option market and try to guess whether the market is positioned in the fear or the greed zone, and we will do the opposite of that, which means that we will buy during fear and sell during greed. So now we have constructed the model. Let's see if it works. So we have tried to test the effectiveness of the model during various phases of the market. So if you see the leftmost and the rightmost boxes, these were periods of flat market, right? For example, in the right box, you would see almost 2 years. The benchmark or mid-cap 150 has not given any returns, but our fund will still continue to give you FD kind of returns. If you look at the bear market box, this is the COVID year leading up to the bottom of COVID, where market fell 33%, and our fund will be able to protect the downside or not have any damage at all. And in the market, it will participate about 70-80% on the upside. Now, I mean, this bear market example is probably too good to be true in the real world, and we may not be able to protect the whole of downside. But this slide is just trying to show you the intent on by how I've tried to build the product. So in this chart, we are showing the similar data in a different way. This is a distribution of number of days and the returns on any particular day in last 10 years. So 18.5% of the days in last 10 years, you would have seen negative returns if you were invested in mid-cap 150. And that occurrences drops to only 3.5% in our fund. So, we have been, this basically shows that we have been successful in right shifting the occurrences of positive returns in our fund or our model. And that was the objective. And of course, on the upside, we will miss out on some of the best performing days as well. This chart will give you some perspective on what to expect from the fund on a monthly basis. So upside capture ratio of 64% basically means that if in any month the market goes up 10%, we will go up 6.4%. And if the market goes down about 10%, we will go down only 2.6%. So the ratio is 2.4 times. And this ratio itself is very good. Basically, it means that if the market falls, we will participate only 25-30%, and we will be able to protect 75% of the damage. And on the upside, we are capturing about 65-70% of the upside. But just because we fell less when there was pain, we should be able to get the similar kind of returns as the benchmark. This slide gives you some understanding on how the portfolios are constructed. So we will have some core long positions up to 50%. We can have some opportunistic long positions, which are more from a 3 to 6 months perspective. And then we can do some special situations. And here the focus in terms of market cap
is mid cap. So 65 to 80% focused on mid cap. And in SIS, one important tool is shorting. So we can have some short portfolio. So how will we pick up shorts? So there could be some core shorts where we feel that the stock is overvalued and there is a risk to earnings, or maybe the fundamentals of the business are deteriorating, or there are some corporate governance red flags. Then we can have some opportunistic shorts where we feel probably that the earnings are going to surprise on the negative. And then we can have some pairs like long Mahindra, short Maruti. Within the same sector, we can have some long short pairs. So in summary, how will the portfolio look like during various conditions? During bull market, when we have a bullish view on the market, we will have high exposure to the longs, and our opportunistic portfolio as well will be long biased. And we will participate in the special situations, because here the objective is to capture the market upside. Whereas in a bear market, our core long portfolio will be hedged using futures and options. On top of that, we can have some additional naked shorts. Up to 25% is allowed, and we can use to what extent we want to use that. And we will participate minimally in special situations, because now the objective has become to reduce drawdown or protect capital. And in flat markets, it will be a middle path. And we will try to use some derivatives-based strategy to generate some returns every week, every month. This is the positioning of the fund in terms of risk return. So it is somewhere between the flexi cap and the mid cap fund, right? So in terms of risk, it is lower than a mid cap fund, but returns are more or less similar versus a mid cap fund on a long term basis. So in summary, this is the objective and what you should expect from our X Top 100 fund. Low volatility. Of course, this is a fund where the volatility will become half versus the index. But at the same time, the returns are not compromised. So we will still focus on giving you benchmark returns if you are invested from a 3 to 5 year perspective. We also will try to have negligible drawdowns on any 2-year rolling basis. This is an important comfort, because even though it's an equity segment product, we are giving you some kind of capital assurance promise. And of course, we will dynamically shift our net equity exposure in the entire range of minus 25% to 100%. We will extensively use derivatives. It is tax efficient because it is equity taxation. And lastly, it will be managed by specialized personnel. So I will be managing this fund, and I come with a strong and vast experience in managing long short portfolios. I've done this for more than 15 years and done this across places like India and Singapore, and have about 21 years of experience in the Indian market. So we have invested behind talent, brought in the right people for the right strategy. So in summary, what kind of investors should look at this kind of a product? People who want equity market upside, but with a more risk managed approach. There might be people who would say that, I am not comfortable with the sharp fall and rise in the market. I want something which is less volatile, but at the same time, I want the returns of the market. So those people, for those kind of people, this is an ideal product. Or there could be people who already have a large long only allocation, which means it could be direct equities or mutual fund, and they can look to diversify into something which is more conservative, more safer. And lastly, there could be some people who have got some lump sum cash flow. Maybe they sold some business or some property or got some retirement money. They can look to invest in this kind of a fund, which gives you, capital wealth generation. But at the same time, you don't have to be worried about market timing in this kind of a product. That brings us to the end of the presentation. This is our team strength. And we will be sharing the team of analysts and dealers for SIS with the mutual fund. Yeah, that covers X Top 100.
Do you want me to go on to equity long short, or we take questions on this We'll first? take No, some no, you question. can. You I can. think this would be better option. Sorry, आवाज आ रही मेरी आपको? yeah, can you repeat, please? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन लेंगे तो अच्छा रहेगा, उसके बाद हम साथ साथ में बाद में इक्विटी कर लेंगे. Perfect, perfect. हाँ, तो Manish ji, if you go to a slide number 12, okay. Okay, I'll share again. आई रिक्वेस्ट पार्टनर, आपके भी जो क्वेश्चंस है वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. ओके, तो कॉमन क्वेश्चन होंगे तो मैं पूछ लूंगा, और उसके बाद आई विल आल्सो गिव यू चांस टू डिस्कस विद द, यू कैन लाइव आस्क द क्वेश्चन टू द मनीष जी. स्लाइड नंबर 12 आप लेंगे. 11 सॉरी 11. This one, right? हाँ, तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए कि Yeah. जो नॉर्मल कंडीशन में लोग यूफोरिया में आते हैं और पैनिक में चले जाते हैं, तो यहाँ पे एक लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ जो है कैसे डाउन साइड प्रोटेक्ट करता है और कैसे अपना नेट इक्विटी एक्सपोजर मैनेज करता है, तो थोड़ा आप Yeah. उसके ऊपर बताएंगे तो क्या है कि पार्टनर्स जो है इन्वेस्टर को एजुकेट कर पाएंगे कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट साइकिल आप आते हैं तो डाउन साइड जो है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड या इंडेक्स आपको बेटर मिलता है. वो टाइमिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, टाइमिंग फंड मैनेजर कर रहा है यहाँ पे. जी जी जी. सो आई मीन जैसे लास्ट 2 साल में हमारे पास काफी ऐसे लोग आए होंगे जो बोल रहे होंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ रिटर्न नहीं बनाए हैं. And these would be people who have entered the market maybe in second half of 2024, and that is the time I would call euphoria, because तभी हम पीछे जाके देखेंगे तो valuations were very stretched compared to our history. At the same time, in this kind of a strategy, as I explained, we can use some momentum indicators. So we had some indicators which were showing that the momentum was fading, the market was stagnating, and if we may not be able to time the market perfectly, but if we get some of the timing correct and we start reducing our core long exposure and start hedging it using, say, futures or call writing, that can save us from a lot of downside. On top of this, in SIF, we are allowed up to 25% naked short. तो समझिए हमने पूरा अपना लॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं भी बेचा, बिकॉज वो कई बार डिफिकल्ट होता है अपना इमोशनली मैनेज करना, तो उसके सामने हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक शॉर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाए और हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन हो पाए. एंड सिमिलरली जब भी उसके बाद फेयर होता है तब हम और एग्रेसिवली थोड़ा और शॉर्ट ऐड कर सकते हैं. एंड देन होपफुली इफ वी गेट टू द बॉटम एंड वी आर एबल टू प्रिडिक्ट कि अभी मार्केट बॉटम हो गया, वैल्यूएशंस करेक्ट हो गई हैं एंड मोमेंटम भी थोड़ा वापस घूमने लग गया है, मतलब बाजार में थोड़ा तेजी दिखने लग गया है, तो फिर हम अपने हेजेस हटा सकते हैं, हम अपने शॉर्ट जो पोजीशंस हैं उनको काट सकते हैं, सो दैट नाउ वी स्टार्ट अगेन पार्टिसिपेटिंग ऑन द अपसाइड. तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा नीचे गिरते हुए मार्केट में अपना डैमेज कम हो जाता है, राइट, बिकॉज हमने टाइमली एक्शन ले लिया, जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते. म्यूचुअल फंड वाला जो फंड मैनेजर होगा, ही हैज टू ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड बिकॉज दैट्स द मैंडेट. बट हमारे पास वो ऐसी कंपल्शन नहीं है, वी कैन बी तो फ्लेक्सिबल. आपके हिसाब से समझो यूफोरिया सितंबर टू अपना जून 2024 पे आपके मॉडल के हिसाब से आपका नेट इक्विटी एक्सपोजर कितना अप्रोक्सीमेटली था उस समय पे? तो जून 24 में नहीं पकड़ पाएंगे मे बी, लेकिन से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एट सम पॉइंट इन टाइम वो 25% नेट शॉर्ट आ जाता है. नहीं, नेट इक्विटी एक्सपोजर कितना होगा? 100% ग्रोस हुआ तो नेट कितना हम जा सकते हैं? नेट रेट -25 तक जा सकते हैं. ओके, -20. अपना कोर पोर्टफोलियो को हेज करके हम हाँ, नेगेटिव भी कर तो सकते हैं. तो मान लीजिए किसी पॉइंट पे हमारा 100% पूरा लॉन्ग है, तो उसमें पहले हमें अब 25% की जगह बनानी पड़ेगी. यस. तो 25% बेचना पड़ेगा उसमें से कुछ पोर्टफोलियो, एंड देन 75% को हम हेज कर सकते हैं यूजिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एंड देन वो जो हमने जगह बनाई है 25% की, यस. उसमें हम शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं.
ओके ओके, तो डेफिनेट गुड कि मैं पार्टनर को वही एजुकेट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूफोरिया सिचुएशन में फंड मैनेजर अपना ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर को 100 से 75 करेगा, और उसके बाद यानी कि बैलेंस 25% आपका डेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और बाद में 75% को वो चाहे तो हेज भी कर सकता है, और बाद में एक्सट्रीम सिचुएशन में 25% को शॉर्ट भी कर सकता है। हाँ, तो जब और हम 75% को हेज कर लेंगे ना, तो उस पे, उस पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट परफेक्ट, में। ये सब सबको पता है, आर्बिट्राज फंड का रिटर्न मिलेगा हाँ, 0.6% पर परफेक्ट, मंथ के हिसाब से। सर करेक्ट। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, कैप्चर रेशियो, उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे आपका। ये वाला, राइट, हाँ, इसका उसके पहले की भी एक स्लाइड ले लीजिए ना, उसके पहले की एक, ये वाला, उसके पहले एक हाँ। ये वाला। तो ये मैं इसमें भी मैं पार्टनर की ओर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जब हमने बात की एक्सट्रीम राइट में कि 2 साल में हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो का रिटर्न 5.4% था, तो हमने या ऐसा क्या किया जिससे हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है बेंचमार्क से 2-3% ज्यादा जनरेट हुआ? तो देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं ना, कि जैसे अगर हम मे बी 20-30% ही एलोकेशन रखा हुआ है हमने, नेट एक्सपोजर रखा हुआ है, तो बाकी जो 70-80% है वो हमारे पास या तो आर्बिट्राज वाला रिटर्न जनरेट करता रहेगा, जो कि 5-6% है। उसके अलावा भी हम एडिशनल स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, लाइक हम लोग आईपीओज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम लोग बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जिससे भी थोड़ा से 10-20 बेसिस पॉइंट हर महीने थोड़ा और एडिशनल आता रहे। तो वो सब स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके वी आर सेइंग दैट वी विल एटलीस्ट गिव यू एफडी काइंड ऑफ रिटर्न। ओके, यानी कि हमारा नेट इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 25 to 30% है, तो बैलेंस जो है कवर्ड कॉल करके या आर्बिट्राज करके या जी, स्पेशल सिचुएशन से हम वहां से इनकम जनरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके, और ये बुल मार्केट जो है उसमें बेंचमार्क में 37% दिया है, हमने 29% दिया है, तो एक माइंडसेट होता है कि एसआईएफ जो है वो बुल में इंडेक्स से ज्यादा करेगा, और बेयर में जो है इंडेक्स से बेटर डाउन साइड प्रोटेक्ट करेगा। तो हमने क्यों मेरा क्वेश्चन ये है कि या एक इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए कि क्यों हमें इंडेक्स को बुल मार्केट में बीट करने की जरूरत नहीं है। सर एक्चुअली अगर कोई कहता है ना कि वो बेयर मार्केट में भी प्रोटेक्ट बेटर कर लेगा और बुल मार्केट में ज्यादा, मार्केट से ज्यादा रिटर्न बना के देगा, तो वो दोनों चीजें अचीव करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हम्म आप कभी भी ऊपर की मार्केट में फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे हम्म इन टाइप के फंड्स में। तो इन, हम्म सो फॉर एग्जांपल हमारे फंड में क्या ऑब्जेक्टिव है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद दिस स्लाइड, हम्म दैट जब मार्केट गिरेगा तो हम लोग 26% ही पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट 10% गिरा और हम 2.6% ही गिरे, तो हमारा जो, फॉर एग्जांपल 100 से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम से 97 या 98 पर ही जाके रुक जाएंगे, वेयर एज मार्केट विल फॉल अप टू 90। एंड देन उसके बाद मान लीजिए मार्केट 10% ऊपर जाता है, तो वो 90 वाला वापस 100 आएगा, बट हम लोग से 60% पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम 98 से 100 से 104 103 तक चले जाएंगे, परफेक्ट है। राइट। सो तो दैट इज द वे इट विल वर्क। सो परफेक्ट, गिरते हुए मार्केट में हमें कम से कम पार्टिसिपेट करना है, ऊपर के मार्केट में अगर हम नहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे तो भी हम बेटर। तो यहाँ पे समझो कि मैं एवरेज कैप्चर रेशियो 2 का पकड़ता हूँ मैथमेटिकली, मैं जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो लो वॉलेटिलिटी देके हमें एक इंडेक्स का रिटर्न कैप्चर करना है मिड स्मॉल कैप का। बट प्रैक्टिकली या मैथमेटिकली देखे तो 5 साल 7 साल के बाद क्या आउटकम आएगा इफ वी हैव कंसिस्टेंटली गिवन अ कैप्चर रेशियो ऑफ 2%? सो वी आर बीइंग कंजर्वेटिव इन आवर एक्सपेक्टेशन। हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी बिल्ड नहीं करना चाहते हैं एनएफओ पीरियड में। वी आर सेइंग कि अगर बेंचमार्क हमें, और एंड वी आर लुकिंग एट पास्ट रिटर्न्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, कि अगर बेंचमार्क ने हमें से 15-16% रिटर्न दिया है, तो हमारा प्रोडक्ट भी लगभग उतना ही रिटर्न दे देगा, एंड दैट इज द आउटकम वी आर ट्राइंग टू अचीव। नहीं, डेफिनेटली हम इन्वेस्टर को वो एक्सपेक्टेशन करेंगे कि भाई आप लोअर वोल्टिलिटी के साथ सेम इंडेक्स का रिटर्न मिलता है, यानी कि इंडेक्स से आपको 1/3 वोल्टिलिटी है एंड यू आर गेटिंग दी सेम रिटर्न लाइक मिड एंड स्मॉल कैप। बट जब मेरा कंसिस्टेंट 2 का या 1.5 का बेंचमार्क कैप्चर रेशियो बनता है,
तो प्रैक्टिकली समझो इंडेक्स ने 5 साल के बाद 15% रिटर्न दिया है, तो 1.5 के हिसाब से मेरा रिटर्न जो है मे बी 17 मीन्स के ज्यादा बनेगा ना, इफ आई एम राइट प्रैक्टिकली। अगर ऐसा फेज आया कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, मतलब बहुत वॉलेटाइल टाइप का फेज आता है, राइट, तो हम्म हमारा रिटर्न ज्यादा बनेगा, बिकॉज जितनी बार वो मार्केट नीचे जाएगा और हम कम परफॉर्म करेंगे, हम्म उतना हमारे लिए अल्फा जनरेट होता रहेगा। बट अगर ऐसा मार्केट आता है जो एक लाइन में ऊपर ही जाता रहता है, ओके ओके। राइट, अब मतलब किसी का अगर यहाँ से व्यू है कि यहाँ से हर साल कंसिस्टेंटली मार्केट 20-30% बढ़ने ही वाला है, तो हम्म प्रॉब्ली हमारे वो अल्फा जनरेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए वी वांट टू बी कंजर्वेटिव, बिकॉज अ लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ द मार्केट्स आल्सो प्ले आउट। मैं एक चार्ट और दिखाना चाहता हूँ जिससे हाँ श्योर श्योर। आपको वॉलेटिलिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट का आइडिया लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट है। ये आपको चार्ट दिख रहा है। यस यस। सो ये दो फंड है, फंड ए और फंड बी। ओके, ब्लू वाला फंड ए है जिसमें 5 साल के बाद 7.7% CAGR बना, हम्म राइट। और फंड बी ऑरेंज वाला है जिसमें 5 साल के बाद 7% रिटर्न बना, 7% हम्म एनुअली रिटर्न बना, राइट। बट आप ब्लू लाइन की वॉलेटिलिटी देखिए, एंड स्पेशली से ईयर 2 या ईयर 4 जो खराब साल है उनमें देखिए क्या होता है। अगर ईयर 4 में आप कोई बैठा है, राइट, एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, उसको हम्म सिर्फ 1% एनुअल रिटर्न दिख रहा होगा, हम्म क्योंकि 100 का हम्म 104 ही हुआ है, राइट। हम्म उस समय पे क्या होता है कि कई लोग पैनिक कर जाते हैं कि आई हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 4 इयर्स एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक एनी मनी, एंड दे माइट मिस आउट दिस जर्नी फ्रॉम 104 टू 145। बट आप फंड बी को देखिए, ऑल्दो इसमें 5 साल में स्लाइटली कम रिटर्न बना है, बट आप जर्नी देखिए दैट वो गिरने में बहुत कम गिरता है, 113 से 108 होता है, या फिर 125 से 117 ही आता है, एंड फाइनली इट लैंड्स इन दैट सेम रेंज ऑफ 140 145। सो दिस इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू से कि जर्नी शुड बी स्मूथ, भले ही रिटर्न 19-20 बने। ओके। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेता हूँ पार्टनर का। तो यहाँ पे एक पीयूष भाई का एक क्वेश्चन है कि मिड कैप में मेनली जो रैली होती है वो लिक्विडिटी ड्रिवन होती है, तो कैसे आप मैनेज करेंगे यहाँ पे? या सो लिक्विडिटी ड्रिवन होती है, बट अभी जो सिचुएशंस हैं, इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग सो ग्रेट। सो एंड इफ यू लुक एट लास्ट 2-3 इयर्स, हमें लगता है कि मिड कैप में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस बिल्ड इन है और क्राउडिंग इन है। तो इस समय हमें लगता है कि मिड कैप में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। सो वी आर नॉट वेरी बुलिश ऑन एक्स टॉप 100। सो अगर हम आज लाइव जाते हैं, अगर आज हमारा फंड लाइव जाता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर लॉन्ग करके नहीं स्टार्ट करेंगे। मे बी 20-25% ही कैपिटल एलोकेट करेंगे, और बाकी जो 70-75% बच जाएगा उससे हम, जैसे मैंने पहले बताया था, आर्बिट्राज या उस टाइप की कुछ स्ट्रेटजीज करेंगे। ऑन द अदर हैंड हमें लार्ज कैप में अभी अच्छा वैल्यूएशन भी दिखता है, और थोड़ा भी हम देखें तो वैल्यूएशन में थोड़ा, सॉरी, मोमेंटम में भी थोड़ा पिकअप दिखने को मिल गया है। तो वहां पे हम 70-75% लॉन्ग से स्टार्ट करेंगे, अगर आज स्टार्ट करना होगा। ओके। तो अभी आपका एलोकेशन क्या रहेगा? अभी एक्स टॉप 100 में कितना मिड होगा, कितना स्मॉल होगा, कितना माइक्रो होगा? व्हाट इज द ब्रॉड एलोकेशन? तो हम लोग वो चीज नहीं करेंगे, हमारा मिड कैप एलोकेशन ज्यादा रहेगा एक्स टॉप 100 के अंदर। सिक्सटी ओके फाइव टू 80% मिड कैप ही रहेगा। ओके थोड़ा अप टू 20% लार्ज कैप हो सकता है, अप टू 20% स्मॉल कैप हो सकता है। इसी ओके तरह इक्विटी लॉन्ग शॉट में हमारा प्रिडोमिनेटली लार्ज कैप रहेगा, अबाउट 65-70%। मतलब ब्रॉड रेंज इज 50-80%, एंड आउटसाइड ऑफ दैट स्मॉल एलोकेशन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ओके। ठीक है। पहले हम जो सेकंड अपना फंड है, तो यहाँ पे पहला फंड हमने डिस्कस किया एक्स टॉप 100, और उसके बाद दूसरा फंड भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट। तो नीलेश जी, अपना मनीष जी, आप उसकी क्विक पीपीटी रन कर सकते हैं, एंड लास्ट हाँ 5-7 मिनट हम उसके क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट जी, 10 परफेक्ट। मिनट्स हम उसके वी कैन गो थ्रू दी सम इम्पोर्टेंट स्लाइड्स। सो ये कॉन्सेप्चुअली बहुत सिमिलर है, इसलिए हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। So see, this fund you can imagine like an SUV.
तो SUV is built for rough terrain. तो जब भी मार्केट खराब हो and सड़क खराब है, then it will give you that smooth experience or smooth ride. And when the road is clear, like you are driving in the city, then it can go fast. It can help you speed up. So ये सब slides हम पहले discuss कर चुके हैं. We can skip all this. मॉडल भी काफी सिमिलर है. वी कैन स्किप दिस. इसमें भी आप सिमिलर देखेंगे कि फ्लैट मार्केट जो लेफ्ट और राइट वाले बॉक्सेस हैं उनमें ये थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट करता है. सेकेंड वाला बॉक्स बेयर मार्केट वाला है, उसमें कैपिटल प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा काम करेगा. एंड बेयर मार्केट में ये थोड़ा बुल मार्केट में ये थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा. एंड दैट इज द डिजाइन ऑफ दिस प्रोडक्ट. इसमें भी less than 0% वाले occurrences almost zero हो जाते हैं versus 15% for the index. यहाँ पे भी similar upside downside capture ratio about 2 times है. 55% upside, 28% downside. Portfolio construction very similar, large cap oriented, so 50 to 80% large cap and some allocation to mid cap and small cap. ये सब हम कर चुके हैं. इसकी positioning BAF प्लस है. सो BAF समझिए अगर ये 8-9% टाइप का प्रोडक्ट है तो इसमें हम अज्यूम कर सकते हैं ये 11 to 13% टाइप का प्रोडक्ट है with volatility which is half of the Nifty 500 index, which is the benchmark here. All these are similar. यहाँ पे भी हम कैपिटल प्रोटेक्शन वाला प्रॉमिस डिलीवर करने का ट्राई करेंगे. सो मिनिमल ड्रॉ डाउन ऑन एनी 1 year रोलिंग बेसिस. आपको याद होगा एक्स टॉप 100 में हमने बात की थी कि 2 year बेसिस पे हमारा लॉस नहीं दिखेगा कभी, राइट. तो हाँ, यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 year बेसिस में आपको अपने पोर्टफोलियो में कभी लॉस नहीं दिखेगा. सो इसका मतलब ये है कि अगर 1-2 महीने हमारा थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन आता है तो हम मैक्सिमम 1 year में उसको पूरा कर लेंगे. I think rest of the concept, everything remains the same. Yeah, we can take questions. Okay. So let me just read once again, if anything. So there is a one important question is there from just 1 minute. So there is a partner named Bela. Given the ABSL mid and small cap fund consistently underperform over 3, 5, 10 years, what structural changes you have made to bottom-up fundamental research to fix the long-term performance drag as that would still measure return component? तो कहीं ना कहीं कैसे हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो है बेटर रहे. Yes, sir. So, that fund is managed by a different fund manager. Okay. And I have joined only 4 months back at Aditya Birla. So I will not come with that baggage or that, mindset. I can just add to it. The strategy is totally different. Active fund where the fund manager is totally having a different, and this is a long short strategy. It will be quite a different way of managing it. But if you see in our recent performance, our small cap has bounced back very rapidly in the last 1 year basis. And the strategy is for us is to clearly come again back on top to our glory days. If you see, we have made a lot of turnaround in most of our schemes, apart from Flexi, small cap, MAF, BAF, large cap, special opportunities. You take any of our funds, even the tax relief on a 1 year basis has moved up. So what Birla was there over the last 4 years, there have been a lot of changes in the last couple of years with the new CIO coming. So he has aligned the teams, aligned the fund managers basis their strength. He has taken bolder bets. So you will see all this. If you want to know what is his core 75 bolder bets, download my fact sheet every month. You will come to know how are we playing it. And that is all paving into our results. That's how the results are coming back. So you will see most of the schemes turning around there. With regards to SIF, you have any question? Manish is there for you. Over to you, Manish. हाँ, तो यहाँ पे मैं समराइज करना चाहूंगा कि
कहीं ना कहीं ये एक सेपरेट लॉन्ग शॉट स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे एक सेपरेट फंड मैनेजर मिस्टर मनीष गुप्ता रहेंगे, जिनका एक लॉन्ग शॉट का एक स्पेशलाइजेशन है, 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं हम लॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है कि जैसे डोरल जी ने बताया कि लास्ट 1 ईयर से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हो सकता है कि इट कैन हेल्प अस, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसर्च टीम तो कॉमन ही है, तो हो सकता है कि और बेटर हमारा लॉन्ग शॉट फंड कर सकता है। ओके, लेट मी टेक 1 or 2 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आया है, मनीष जी, विच फंड्स यू मैनेज? प्रतीक अग्रवाल पूछ रहे कि पास्ट में आपने कौन कौन से फंड मैनेज किया है, और उसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड या कुछ परफॉर्मेंस की थोड़ा बात कर सकते तो पार्टनर्स का और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सर मैंने लास्ट 5 इयर्स प्रेडोमिनेटली हेज फंड्स में बिताया है, और उसके पहले 8 साल कोटक सिक्योरिटीज में उनके प्रोप्राइटरी फंड, जो उनका अपना पैसा था, वो मैनेज करने में मैं आई वाज अ फंड मैनेजर देयर. सो in last about 15 years I have managed long short in various capacities. एंड टिपिकली जिन फंड्स में मैंने काम किया है वो लिवरेज्ड होते थे. तो आपको शायद पता होगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में आपको मार्जिन पे करना पड़ता है, और मार्जिन के ऊपर आपको 5 टाइम्स 6 टाइम्स का एक्सपोजर मिल सकता है, राइट? तो उस टाइप की स्ट्रैटेजीज में काम किया है जहाँ पे हम लिवरेज लेते थे, एंड because of leverage we could generate about anywhere between 25% to 40% returns. So that is the track record I have. So last about 15 years I have consistently generated 25 to 40% returns. But SIF की जब हम बात करेंगे वो रेप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लेवरेज अलाउड नहीं है. यहाँ पे 100% जो हमारा ग्रॉस AUM है उतना ही एक्सपोजर ले सकते हैं मैक्सिमम. सो यहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट. यहाँ पे हम मार्केट रिटर्न्स का फायदा उठा सकते हैं, बट यू नो, जस्ट टू गिव a sense of my expertise, that has been my track record. ओके, तो अभी मैं ओपन अप कर रहा हूँ सिलेक्टेड एसआई पार्टनर के लिए। नीलेश भाई, आपने एक क्वेश्चन डाला है, नीलेश शाह, हाँ आप जी, हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए पूछ भाई, सकते हैं। नमस्ते। हेलो, हाँ। नहीं तो एक्चुअली आपने जब बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम लिटिल बिट अपसेट कि आई मीन डिसअपॉइंटेड, आप बोले कि मिड कैप में अभी यू आर नॉट लुकिंग बुलिश, और आप लॉन्च कर रहे हैं एक फंड वही कैटेगरी में। जी जी. आप तो आई डोंट नो हाउ विल वी Uh, कन्विंस आवर कस्टमर्स टू पुट मनी जब आप ही बुलिश नहीं है वो सेक्टर में। So, sir, actually, what we are saying is that you come with a 5 year, 3 to 5 year perspective, and let us time the market for you. So, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप अभी अब इस फंड में एंटर नहीं करते हैं, बट यू नो मे बी 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद हमारे मॉडल स्टार्ट्स बिकमिंग बुलिश, एंड देन यू माइट नॉट बी एबल टू गेट दैट टाइमिंग परफेक्ट, बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा कि हमारा इक्विटी एक्सपोजर अभी बढ़ गया है. सो यू कम इन, यू पार्क योर मनी एंड लेट द फंड मैनेजर डिसाइड. And second point is that if we have a view on the mid cap segment, then and we are not investing, we will still give you that FD kind of return. तो आपका capital is not parked in a dead asset, so to say. जैसा कि अभी large cap में काफी frustration हो रहा है लोगों को. करेक्ट। तो आपका और एक जो फंड है, आई हैव गिवन इट टू अ फ्यू क्लाइंट्स, अपेक्स का आपका लॉन्ग हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, तो उससे फर्क फिर क्या हो जाएगा इसमें? तो उसमें क्या है कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन रेंज इज फिक्स्ड, तो उसमें यू विल गेट कंसिस्टेंटली 8 to 10% रिटर्न. अभी थोड़ा ज्यादा चल रहा है बिकॉज वी हैड सम बेटर देन एक्सपेक्टेड वन टाइम बेनिफिट्स व्हिच अक्रूड टू अस बिकॉज ऑफ स्पेशल सिचुएशंस. बट ब्रॉडली उसका रेंज जो हम कहते हैं रिटर्न्स का 8 to 10% के बीच में ही है. Whereas in funds में these are equity market linked. तो अगर मार्केट बहुत अच्छा रहता है in the next 3 years 5 years, then you can expect that kind of returns. So if the benchmark gives 10%, what are we looking at from our fund in this category, in So both we these will funds? match the benchmark. We are not looking at beating the benchmark. These funds are meant for volatility reduction, capital protection during various phases kind of mindset. But at the same time, we will give you benchmark kind of returns if the benchmark gives 10%, as you're saying, probably will land that same. Available है platform पर.
No, no. So if the benchmark goes down 10%, will we fall by that much? कितना गिरेगा फिर? नहीं सर, वही कह रहा हूँ कि अगर बेंचमार्क गिरता है 10%, तो हम लोग 2-2.5% ही गिरेंगे. वी विल पार्टिसिपेट ओनली 20-30%. तो upside capture है, downside, I mean downside is only 2.5% on the ratio that you have given now. So downside capture is about 20-30%. Upside capture is about 50, I mean 60%, 60-65%. That is the range that you should see. All right, sir. Thank you so much for clarifying. तो Thank you. मैथमेटिकली बिफोर मैं आगे बढ़ूँ तो कहीं ना कहीं मनीष जी कंजर्वेटिव है. जो सही में कैप्चर रेशियो हमारा 2 रहता है कि जब हमने डाउन साइड प्रोटेक्ट किया 60% और अपसाइड समझो कि हमने एग्जाम्पल कैप्चर किया 60% एग्जाम्पल, यानी कि हमारा 1.5% का भी कैप्चर रेशियो रहता है. तो इंडेक्स ने 10% दिया है, तो प्रैक्टिकली ये फंड आपको 15% देगा, क्योंकि आपका कैप्चर रेशियो क्या है, इंडेक्स के रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई होता है. तो वहां पे 2 की जगह पे 1.5 भी गिनते हैं. तो ये एक क्लाइंट को हम एजुकेट कर सकते हैं कि भाई हमारा 60% डाउन साइड प्रोटेक्शन है, सेम टाइम हम 60% अप साइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो उसकी वजह से हम आपको एक लॉन्ग टर्म में बेटर कैप्चर रेशियो दे रहे. ऑब्जेक्टिव ये कि मिनिमम हम बेंचमार्क को बीट करेंगे या मीट करेंगे, बट प्रैक्टिकली तो वो बेंचमार्क से आगे जाने वाला है. वही पूछना था एक्चुअली. सो बेंचमार्क से वही ज्यादा ही होना वही चाहिए वो ना. कंजर्वेटिव है, बता नहीं रहे, बट उसका रिजल्ट यही आएगा कि भाई जो भी बेंचमार्क देता है 1.5 भी मेरा आया, ओके, यानी कि मैंने 0.6 अपसाइड कैप्चर किया और डाउन साइड में 0.4 मैंने आया, तो 1.5 हुआ. तो आई विल बी एबल टू जनरेट दी एटलीस्ट. जितना वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, लाइक जितने क्रैशेस आएंगे ना, उतना हमारा बेटर परफॉर्मेंस दिखेगा. तो मान लीजिए अगर 3 महीने में मार्केट 15% गिर के वापस 15% बढ़ता है ना, तो हमारा उतना बेटर हो जाएगा. तो मार्केट तो वापस जीरो पे ही आएगा, हम लोग थोड़ा ऊपर चले जाएंगे. एंड जितनी बार ऐसा वॉलेटिलिटी होगा, और आज का जो हम मार्केट देख रहे हैं ना, जिसमें कि ऑयल इज वॉलेटाइल, ट्रम्प कुछ बोलते हैं और मार्केट का रिएक्शन कुछ और होता है ग्लोबली, देन यू हैव दैट एआई रिलेटेड वॉलेटिलिटी. तो आई थिंक कि मार्केट अभी मतलब अगर बढ़ेगा भी तो बहुत वॉलेटाइल फेजेस के साथ बढ़ेगा, विच इज वेरी गुड फॉर आवर काइंड ऑफ फंड्स. ऑन द अदर हैंड, मतलब व्हाई आई एम कंजर्वेटिव इज बिकॉज अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता ही रहता है, राइट, तो हम फिर वो उसको लैग ही करेंगे. नहीं, बट 5 साल की जब मनीष जी बात करेंगे तो 5 साल तो स्ट्रेट लाइन बढ़ने ही नहीं वाला है मार्केट. एग्जैक्टली, क्योंकि वही आपके हमारा पास पॉइंट. देखिए कोविड के पहले से लेते हैं 6 साल 7 साल का, तो करेक्शन 2020 में भी आया, उसके बाद 22-23 में भी मिड स्मॉल कैप में करेक्शन था, वापस अभी 25-26 में भी है. तो मैं तो देख रहा हूँ 7 साल में 3 बार करेक्शन मिड एंड स्मॉल कैप में आया. हाँ, whether तो it is ऑन a एन price correction एवरेज or time correction. ऑन एन एवरेज वी सी एनीवेयर बिटवीन 15-20% इन एनी ईयर. वो करेक्शन आता ही है. ओके, यस, थैंक यू नीलेश भाई. पीयूष भाई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर अपॉर्चुनिटी. हाँ सर, मेरा एक X100 को लेके सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि भाई जनरली मार्केट के अंदर 200 to 250 स्टॉक F&O के लिए, मतलब डेरिवेटिव्स के लिए अवेलेबल है. तो आप इसमें अगर 25% आप बोल रहे हो कि आप लॉन्ग शॉर्ट का यूज करेंगे X100 में, तो आप खाली क्रॉस एज का ही यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें बाकी के स्टॉक्स में तो वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं होगा, तो वो तो डेरिवेटिव्स यूज करेंगे तो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं जाता. ये मेरा थोड़ा अजम्पशन है, मे बी आई एम रॉन्ग. आप थोड़ा क्लियरिटी देंगे सर इसके ऊपर, ये क्वेश्चन पे? हाँ, तो सर हमें हम सो मान लीजिए 250 स्टॉक्स हैं एफएनओ में, जैसा आप बोल रहे थे, तो टॉप 100 को हम निकाल देते तो हमारे पास 150 स्टॉक्स हैं अभी. यस. और वो लिस्ट भी वो बढ़ती जा रही है, तो नए नए स्टॉक्स ऐड होते जा रहे हैं उसमें. दूसरा पॉइंट ये है कि अब वो लिक्विडिटी भी बढ़ती जा रही है. काफी ऐसे स्टॉक्स हैं, एटलीस्ट 50-70 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत लिक्विड है. तो बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उसमें एफएनओ में पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, और हमारे यहाँ पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह बहुत होने लग गई है. तो इसलिए एफएनओ में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. एंड थर्ड पॉइंट इज कि हमारा जो फंड है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा उसमें शॉर्ट्स रहेंगे ही. सो हम अपॉर्चुनिस्टिकली अपना एक शॉर्ट पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसको रोल करते रहेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम शॉर्ट करेंगे तो हम एक दिन या एक हफ्ते, एक महीने के लिए ही शॉर्ट कर रहे हैं. थोड़ा स्टेबल टाइप का पोर्टफोलियो है. तो सर उस मैं हिसाब शॉर्ट का से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है
कि हेज के लिए भी हमको एफ एंड ओ तो मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए ना वो। पीयूष अभी भाई, आपने हाँ आपका मिड कैप में ही है ना अभी एक्सपोजर? आप देखिए ना यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि हमारा जो पूरा एक्सपोजर है 65% इक्विटी का, वो मिड कैप में है। तो मिड कैप में तो आपके पास एफ एंड ओ के स्टॉक अवेलेबल है ना, हाँ हाँ, तो वो लगभग 50 सभी में है। तो वहां पे तो मैं ओके। हेज कर ही सकता हूँ ना। मैं स्मॉल कैप में जाता ना तो मेरे पास क्रॉस हेज करना पड़ता, बट यहाँ पे तो मैं क्या है, मिड कैप मेरा प्रिडोमिनेटली 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो मिड कैप में तो बराबर। आपके पास ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जो है 150 में से 100 स्टॉक मिड कैप में आपके पास एफ एंड ओ में अवेलेबल है। इवन इंडेक्स ओके भी आपके पास है ना, मिड कैप का इंडेक्स भी है ना। मिड कैप का एक सेलेक्ट 30 इंडेक्स भी है, उस पे भी फ्यूचर है। हम्म। इसमें फ्यूचर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके। हरी बाबू, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन केस यू आर लाइव विथ अस। Yeah, thank you. Thanks for the opportunity and thanks Manish for the insights. So we Yeah. understand the USP of the SAF, Yeah. but when it comes to the report, is there a differentiation that we can see? Say, for example, what is the exact alpha has been generated by the special situations that we are talking about here, and by the shots that we have done. So, is there any alag report है? Okay. So our fund is not live yet, so we cannot quantify the alpha we might generate. But आप हमारा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड देखेंगे, जिसमें कि हम एक लिमिटेड वे में शॉर्ट्स, कवर्ड कॉल्स और स्पेशल सिचुएशंस करते हैं, तो उसमें भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। तो बिकॉज उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, वहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर कम रखते हैं, बट उसका रिटर्न भी अबाउट 13% एनुअलाइज चल रहा है फॉर लास्ट 3 to 4 months जब से वो लॉन्च हुआ है। तो उससे आप थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं कि अगर हम उसको थोड़ा और बढ़ाएं, मतलब उसको यूज इन इन दोनों स्ट्रैटेजीज में हम और एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, तो वी विल होपफुली जनरेट मच बेटर रिटर्न्स हियर। Noted, noted. But in report wise, we cannot see it in differentiating the regular long versus whatever the shorts and the I mean the strategies and the special situations that you're talking about. No, unfortunately, we do not have any fund which is deploying this kind of strategy, so we cannot. But मतलब simply what I am trying to explain is कि जब आप कोई भी अपना यूनिवर्स देखेंगे, मान लीजिए निफ्टी 200 का यूनिवर्स देखेंगे, तो इवन दो इंडेक्स लेवल पे आपको बहुत कम वॉलेटिलिटी दिखेगी, बट काफी ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट फेवरेट होते हैं, उनमें कभी रिजल्ट खराब आया या फिर बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो गई, तो वो सडनली एक बार 20-30% का क्रैश दे देते हैं, फॉर वट एवर रीजन। आप पॉपुलर स्टॉक्स लाइक ट्रेंट हो गया, डिक्सन हो गया, केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, they have corrected from their peaks 40-50% in a matter of 6 months. So those are the kind of opportunities जो एक टिपिकल लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड नहीं कैप्चर कर सकता, बिकॉज वो तो शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग वो चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। So those are additional alpha generating opportunities for us. Understood. Thank you. And in one of the slides, you showed the difference between, the upside capture as well as the downside capture in Yeah. X100 as well as the long short fund. So, in both, the difference is the downside capture is almost similar, wherein Yeah. in X100, the upside capture is slightly higher than the regular long short, right? Yeah. That way, given the risk, in my opinion, the X top 100 can deliver a better return, given the same Yeah, level. but I would only suggest that don't go by back testing so much, because it is still theoretical. But what we are trying to demonstrate is that you understand the concept and try to understand our intent. And if we are in the same ballpark, if we are in that 25% to 60% kind of range, which means that 25% downside and upside 60%, we should do a good job. Yeah. Thank you. Yeah, thank you, Manish ji, for your nice, insightful presentation. Thank you. समझो आपको 2 मिनट में समराइज करना है एक एक्स जी। टॉप 100 को, और 2 मिनट में एग्जांपल इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट में। तो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार कर देते हैं, 1 मिनट भी ले सकते हैं, विच आर कंफर्टेबल। तो कहीं ना कहीं एक पार्टनर को समझ में आ जाएगा कैसे क्लाइंट के साथ ये प्रोडक्ट मुझे टीच करना है।
तो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है जिसमें कि आप मे बी 11 to 13% टाइप ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव। एक्स टॉप 100 एक मिड कैप ओरिएंटेड फंड है जिसमें आप 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव में अबाउट 15 to 18% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। The good parts or the positives of both the funds is कि volatility half रहेगी versus benchmark। नीचे में हम 25 to 30% पार्टिसिपेट करेंगे, ऊपर में हम 55 to 65% पार्टिसिपेट करेंगे, एंड द डाउनसाइड अपसाइड टू डाउनसाइड कैप्चर में भी 2 और मोर देन 2। एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन माइंडसेट है। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट में कभी भी अगर आप मिनिमम 1 साल तक बने रहते हैं तो आपको लॉस कभी नहीं दिखेगा। सिमिलरली एक्स टॉप 100 में अगर आप मिनिमम 2 साल तक बने रहते हैं तो आपको लॉस नहीं दिखेगा। That is basically the summary. We are different from some of the products that you would have seen because हम बोल रहे हैं कि हम लोग बोल्ड कॉल लेंगे, हमें जब भी मार्केट महंगा लगेगा तो हम शॉर्ट भी जा सकते हैं। आपने काफी दूसरे फंड्स के बारे में मतलब उनसे भी बात करी होगी एंड काफी लोग बोल रहे हैं कि हम तो लॉन्ग बायर्स हैं या फिर हम पीएमएस हैं या फिर हम एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरह ही हैं विद सम स्मॉल derivative strategy, but we are different, so we will operate like a specialized investment fund which hedges aggressively, which short aggressively, and जब अच्छा लगेगा तो हम एक long only mutual fund की भी तरह participate कर सकते हैं। थैंक यू मनीष जी। मैं एक बार क्विक समरी करता हूँ, उसके बाद यू कैन लीव। सो बेसिकली पार्टनर मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट लॉन्ग शॉर्ट फंड का ये है कि यहाँ पे टाइमिंग जो है फंड मैनेजर करेगा। तो जैसे ही मनीष जी ने बताया ऑनेस्टली कि अभी मिड कैप में वो बुलिश नहीं है, बट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर जो है 30 to 40% एज पर द रिक्वायरमेंट डालेगा, नहीं कि एज पर द मिड कैप म्यूचुअल फंड जहाँ पे उसके पास मैंडेट है लॉन्ग ओनली तो 90-95% कर देगा, एंड बैलेंस विल गो टू maybe hedging, maybe arbitrage, maybe debt और large cap. So that is the first कि यहाँ पे टाइमिंग जो है कि एक ऑप्शन है फंड मैनेजर के पास, ओके। एंड इक्विटी का नेट एक्सपोजर वो 0 से लेके 100 के बीच में कर सकता है हेजिंग से एंड शॉर्ट सेलिंग से, एंड इवन एक्सट्रीम सिचुएशन में -25 भी नेट एक्सपोजर हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है फंड बाजार में कि अभी एपेक्स के 3 फंड अवेलेबल है, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड और 2 नए फंड। तो आपके क्लाइंट 10 लाख को भी 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। क्लाइंट खुद डिसाइड करेगा कहाँ पे कितना लेना है। क्लाइंट को लगता है कि मुझे 50% कंजर्वेटिव रहना है तो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में जा सकता है, ओके। और बैलेंस 2.5 लाख इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट और 2.5 लाख एक एक्स टॉप 100 में कर सकता है, एनी प्रोपोर्शन ऑफ क्लाइंट डिसाइड, ठीक है। तीसरा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हमने बात की कि ये फंड की वॉलेटिलिटी जो रहेगी रिस्पेक्टिव इंडेक्स से हाफ रहेगी। और फोर्थ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये कैप्चर रेशियो 1.25 1.5 भी देता है तो इंडेक्स से एटलीस्ट 3 से 4% का अल्फा जनरेट कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच मनीष जी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर good performance from your side in the long term, not necessarily in short term. Okay, thank you very much. Thank you, Dorel ji. Thank you, Pratham. Keyur bhai, just last thing. First of all, thank you so much for giving us this opportunity, and I thank Manish sir to take us to have a deep dive understanding with regards to both the offerings. So we all are aware for last 1 year the SIP as a category has grown tremendously, and we have seen a AUM built close to 23,000 crores as of today. So yes, I see a tremendous opportunity in this category as a new product which has been launched by SEBI. So I think I would request Keyur bhai and all the partners and look forward your support in ABSL NFOs. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thanks. Okay, partners will continue with the SBI mutual fund. Thanks, Manish. We can log out. Thanks. Yeah, thank you. विशाल, आपने ज्वाइन कर लिया है? Hi, Keyur bhai, Vishal here. Yes, I have joined, and my senior, Mr. Saurabh Bhatti, has also joined. He's also there on the call. उनको बताएंगे वीडियो ऑन करने के लिए, तो मुझे आइडिया आएगा। मैं जी। Saurabh sir, if you can just switch on your video. Hello, Keyur bhai. Good evening. Good evening. Yeah. Vishal bhai, what you can do, you can start with the quick introduction of the Saurabh sir, and then we'll have a
approximately 30 to 40 minutes for the presentation, and then last 20 minutes we'll have a basically partners Q&A session. Absolutely. Thank you so much. Thanks, Keyur bhai, and a very warm good evening to each and every participant partner on the call. First of all, thank you so much for this opportunity. As the earlier session was also on the SIF, I think SIF का बोलबाला होता जा रहा है. Prathamesh told that there are 23,000 crore. I'm pretty sure the sky is the limit for this category, the way it has been growing. So earlier it was hybrid category, and now people are coming out with an X100. So we have today with us Mr. Saurabh Bhatia, our head of product as well as a product specialist. He is working with SBI for the last 1 year, and overall in the industry, he has worked with brands like an Sapient or DSP as a fund manager with a vast experience into financial industry of over 2 decades. So I will not waste much of the time, and I will request Saurabh sir to take it forward to fairly tell us his views on the X100 NFO, which SBI has launched from 7th of August, and it's open for subscription till 20th of August. So just a brief details on the fund and why investors should consider at this junction this strategy from SBI Mutual Fund. Thank you so much. Over to you, Saurabh sir. Thank you, Vishal, and good evening, everyone. जब फंड की बात शुरू करें तो जाहिर है कि अगर हम इंडियन इंडस्ट्री की ही बात म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की रिलेट करें तो we have grown over a period of the last 2.5 decades कि जहाँ स्टैंडअलोन बेसिस पे आपको एक्रूअल्स बनते थे, उसके बाद एक्रूअल के प्लस कैपिटल गेन हमने फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड के जरिए शुरू किया, और उसके बाद इक्विटी का एक अद्भुत फेज था जहाँ पे काफी हद तक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एक म्यूचुअल फंड एज अ इन्वेस्टमेंट टूल का पेनिट्रेशन काफी हद तक बढ़ता गया. 2020 में ये एहसास हुआ कि सिर्फ लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड्स में एक चैलेंज है कि जब गाड़ी घूमती है इवन इफ फॉर शॉर्ट फेज देन थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज नोशनल रिटर्न्स को काफी झटका लगता है एंड क्लाइंट इंटरेक्शन गेट अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट. एंड इसके चलते करीब पिछले 5-6 सालों में हाइब्रिड फंड्स बहुत प्रख्यात हुए, काफी हद तक उनका बेस बहुत बड़ा हुआ, एंड जैसे जैसे इंडस्ट्री अपना बड़ा होता गया एंड ये जो DII जो अभी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू झेल सकता है इवन द FPI आउटफ्लोज, तो से मार्केट अपनी जो मेच्योर होती गई उसके तहत सेबी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक निर्णायक स्टेप लिया which is largely to allow funds to also benefit from movements on both sides. अभी तक अगर मार्केट चल रहा है तो सब सही है, अगर चल नहीं पा रहा है या फ्लैट है या रिवर्स हो रहा है, उस दरमियान जो नोशनल रिटर्न्स पे हिट हो रहा था उसको थोड़ा मिटिगेट करने के लिए SIF का जन्म हुआ है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली within that segment or within that space in itself, SIF का परखना, और जैसे हम SIF को परखते हैं और म्यूचुअल फंड कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड को परखते हैं, उसमें काफी हद तक एक डिफरेंस है. इन सब चीजों पे थोड़ा वी विल हैव अ ब्रॉडर डिस्कशन एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट we will use this perspective to decipher the difference in SIF and mutual fund, the market outlook, and then going on to the fund strategy in itself. Just allow me to share the screen one sec. Hope my screen is visible. Yes. First of all, the game changes with the X100 or X top 100 category. In mutual fund space, we are largely used to large and mid cap. So
इतना कुछ रॉकेट साइंस या कुछ बड़ा नहीं सोचना है। ये सिर्फ एक ऐसा फंड है जो मिड एंड स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ रहेगा। तो जैसे आपने लार्ज एंड मिड कैप में विथ लार्ज कैप बीइंग बिग ब्रदर, जो हमने अभी तक उस सेगमेंट को इतना बड़ा होते हुए देखा है, ये उसी का एक अवतार है, जहां पे मिड एंड स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी ब्लेंड होके मिड कैप प्लेस स्लाइटली बिगर रोल। The difference here moves from the extent of aggressiveness uh, by the use of derivatives and options. The use of derivatives is largely for risk mitigation और risk enhancement. इस फंड के जरिए हम derivatives का यूज ज्यादातर रिस्क एनहांस करने के लिए करेंगे। सो एक मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी, दूसरा द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन इटसेल्फ। एंड डेरिवेटिव्स कोई ऐसी भी चीज नहीं है कि आपको कुछ फ्रॉम अ रिटर्न बनाने के लिए या रिटर्न बचाने के लिए इट कैन गो आउट ऑफ द वे। इट ओनली एड्स वन मोर लेयर either through the protection or through the enhancement in itself. But from an SBI म्यूचुअल फंड perspective, ये जो मैग्नम एक्स टॉप 100 है, इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस फंड को हम एग्रेसिवली आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, इस फंड को हम एग्रेसिवली चलाना चाह रहे हैं। सो दिस विल बी लिटिल बिट मोर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ 25 to 40 स्टॉक्स। आप में से जो बहुत लोग एआईएफ या पीएमएस से जुड़े हुए हैं या पीएमएस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें भी ब्रॉडली पोर्टफोलियोज आर अ लॉट मोर कॉन्सेंट्रेटेड। टिपिकली जब हम म्यूचुअल फंड साइड आते हैं ना, थोड़ा टेल बढ़ जाता है। इस स्ट्रैटेजी में हमारा इंटेंशन है कि एक्सटेंट ऑफ स्टॉक्स थोड़े कम रहें। सो लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड बेट विच विल हेल्प टू टेक more convincing bet in the long run. So, aggressive strategy launched timely when markets has now moved incrementally from reasons to results. मैं प्रोडक्ट पे आने के पहले थोड़ा एक बैकड्रॉप दे दूं फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। एंड ब्रॉडली अगर ये पूरा साल हम देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर वर्सेस सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में जमीन आसमान का अंतर है। फर्स्ट हाफ में हम जुड़े हुए थे विद चैलेंजेस की लड़ाई कब तक चलेगी, और लड़ाई से ज्यादा नुकसान हो रहा था सप्लाई लॉजिस्टिक्स पे। तीसरी बात तीसरी बात लार्जली ये थी कि बारिश या मॉनसून किस हद तक खराब होगा। अगर आप मॉनसून को फॉलो कर रहे हैं तो एवरी पासिंग फोर्टनाइट द एक्सटेंट ऑफ डेफिसिट इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग। ये साल की शुरुआत में ब्याज के दर कभी भी ऊपर जा सकते हैं, उस चीज का बहुत डर था, ना ही सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड ओवर। जैसे ये साल आगे बढ़ता गया, आई थिंक लास्ट वीक आरबीआई ने भी बड़े स्पष्ट तरीके से कह दिया कि इस कैलेंडर ईयर में जो अगर आप रेट हाइक या कुछ रेट से डर रहे हो कि ब्याज के दर बढ़ जाएंगे, उस चीज की गुंजाइश आरबीआई ने भी हटा दी। दूसरा एक बहुत अहम चेंज इस साल या हाल ही में अभी ये हुआ है कि ये जो आरबीआई ने एफसीएनआर डिपॉजिट का जो ऐलान किया था, या ये जो कैटेगरी या जो ये डिपॉजिट का बेस इनिशिएटिव शुरू किया है, दैट कैन चेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ क्रेडिट ग्रोथ इन द सिस्टम। और बैंकों की एबिलिटी टू लेंड will considerably improve after September of this year when large part of the FCNR flows will come in. एंड सितंबर के बाद क्या है, द फेस्टिव सीजन स्टार्ट्स। फेस्टिव सीजन के बाद एक बहुत बहुत बड़ा और बहुत अहम इवेंट है विच इज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करीब 3 हफ्ते पहले इंटीमेट किया था कि यूपी इलेक्शंस मोस्ट लाइकली विल हैपन इन फेब मार्च। सो जब फेस्टिव सीजन हो, बैंकों के पास क्रेडिट देने की क्षमता बहुत बढ़ गई हो और ब्याज के दर में इतना अभी चेंज ना हो, एंड उसके ऊपर भारत का सबसे बड़ा
स्टेट इलेक्शन में जा रहा हो तो जाहिर है गवर्नमेंट का खर्चा भी बहुत बढ़ने वाला है। सो ये अगर ये सब खर्चे बढ़ेंगे और लेंडिंग की एबिलिटी बढ़ेगी तो एक बड़ा बेनिफिशियरी इसमें हो जाता है ग्रोथ, और ग्रोथ का बेनिफिशियरी हो जाता है इक्विटी मार्केट्स। पिछले हफ्ते जो आरबीआई की पॉलिसी थी, अगर आपने गौर किया तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन इस साल के लिए कम कर दिया और ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया। दिस इज गॉड सेंट कि जहां आपका इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशन कम हो रहे हैं और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं। सो to that extent, outlook on the second half of this year is even more positive. So जब एक फंड लॉन्च कर रहे हैं या एक स्ट्रैटेजी लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि बैकड्रॉप क्या है और किस बैकड्रॉप में वो फंड लॉन्च हो रहा है, ताकि द एक्सपीरियंस starting off is pretty prominent and a lot more sweeter. म्यूचुअल फंड और एसआईएफ का डिफरेंशिएशन अलग अलग लोग अलग तरीके से समझते हैं या अलग अलग लोग अलग तरीके से समझाते हैं। जिस हद से हम इसको रिलेट करते हैं विच इज म्यूचुअल फंड वर्सेस एसआईएफ, आई थिंक एज एन एडवाइजर, एज अ gatekeeper, as a handholder to your investor, it is very important to identify one big difference. And this difference between mutual fund and SIF can be easily relatable with this slide. हम म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं हाइब्रिड और इक्विटी के बेस पे, क्योंकि आजकल फिक्स्ड इनकम इज थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस। अगर हम देखें तो ये जो 0% डायरेक्शनल इक्विटी वाला आर्बिट्राज है, वहां से जो हाइब्रिड की जर्नी शुरू होती है, छोटे छोटे डिफरेंसेस में इट गोज ऑल द वे एडिंग अप रिस्क इनटू सेक्टोरल एंड थीमेटिक। एंड ये स्लाइड पे जरूर गौर करें ऑन द डिफरेंशिएशन पार्ट, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी व्हाट यू चूज इन एसआईएफ एंड नॉट अ फंड व्हाट यू चूज इन एसआईएफ। आई रिपीट, म्यूचुअल फंड में फंड चुनना और एसआईएफ में स्ट्रैटेजी चुनना, दैट इज अ राइट नरेटिव, बिकॉज द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ बैफ ऑफ A mutual fund versus B mutual fund, or a differentiation between a large and mid cap of X mutual fund and Y mutual fund is very different from the SIF fund of A mutual fund versus B mutual fund. क्योंकि ये जो पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर का डिस्टेंस है, जो म्यूचुअल फंड हर छोटे छोटे बेस से कवर करता है, करीब 23 से 25 कैटेगरीज है हाइब्रिड और इक्विटी मिला के, विच कवर द जर्नी अक्रॉस रिस्क प्रोफाइल्स। बट इन एसआईएफ, to cover that entire distance, you have only 5 categories, X of fixed income, जहां पे 2 कैटेगरीज है। सो मुझे एसआईएफ के तहत सिर्फ 5 स्टेप्स में ये पूरी जर्नी ऑफ म्यूचुअल फंड का जो 20-25 सेगमेंट्स है उसको कवर करनी है। एंड इसीलिए मैं ये कह रहा था कि म्यूचुअल फंड को आप परखें फंड वर्सेस फंड, बट एसआईएफ को आप परखें स्ट्रैटेजी वर्सेस स्ट्रैटेजी। मतलब X100 strategy of AMC will be a little different from X100 strategy of BAMC. Equally, from a hybrid perspective, for example, एक AMC का हाइब्रिड शायद क्लोजर टू 0% डायरेक्शनल इक्विटी चला रहा है, कि ये मान के कि उसमें प्रेडिक्टेबल रिटर्न प्रोफाइल आएगा, जबकि regulations allow for equity exposure to go all the way up to 65 to 75%। एंड इसीलिए आप हाइब्रिड कैटेगरी में अगर ऐसा आप देखें तो सबके रिटर्न प्रोफाइल्स आर वेरी वेग और वेरी डिफरेंट। एंड अ सिमिलर केस इज लॉट टू डू विद द X100 एंड द एसेट एलोकेटर, व्हिच वी विल कवर सब्सिक्वेंटली। सो इस स्टेज पे जहां मार्केट इज अ लॉट मोर फेवरेबल, tailwinds are in favor of a broad-based market like India as against polarized market like Korea and AI-driven markets जिन्होंने पिछले 8-10 महीने में काफी रिटर्न बनाए।
वहां से भी पैसा अभी ब्रॉड बेस्ड मार्केट और मेच्योर मार्केट लाइक इंडिया में आना चाहिए। एंड आपको ये जान के खुशी होगी अगर आपने ये ट्रैक नहीं किया है कि जुलाई इस साल का अहम महीना था जहां इक्विटी और डेट दोनों में एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स रिमेन्ड पॉजिटिव। आई रिपीट, जुलाई के महीने में एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स इन बोथ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम रिमेन्ड पॉजिटिव। सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड जब एफपीआई का पैसा जब एक ही तरफ निकल रहा था, अभी ये टाइड भी चेंज हो गया जिससे कि करेंसी भी मेरी स्टेबल हो गई एंड ऑब्वियसली यील्ड्स और मार्केट्स दोनों अभी ज्यादा हद तक स्टेबल हो गए। थोड़ा मैं टेक्निकल साइड पे एक चीज बताऊंगा कि ऑन ब्याज के दर से मेरे इक्विटी को कितना या मिड कैप सेगमेंट को कितना फायदा हो रहा है। हम हमेशा ये डरते हैं कि ब्याज की दर अगर बढ़ने लगे तो निफ्टी या इक्विटी मार्केट को नुकसान होगा। अगर आप गौर करें पिछले करीब 20 सालों में जब जब ब्याज के रेट नीचे से ऊपर जाना शुरू होता है या जब जब पहले रेट हाइक शुरू होते हैं, इक्विटी को बढ़ावा मिलता है। बिकॉज ब्याज के दर तब बढ़ते हैं जब ग्रोथ सिस्टम में होता है। ब्याज के दर तब बढ़ते हैं जब आरबीआई का सपोर्ट टू ग्रोथ इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दैट इज हाउ द रिवर्सल इन रेट स्टार्ट। यहां से आगे ब्याज के दर धीरे से बढ़ने ही है एंड अगर ब्याज के दर यहां से धीरे से बढ़ने हैं तो ये जो ब्लू लाइन है और ये जो पर्पल लाइन है इनको थोड़ा और सपोर्ट यहां से मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट एज वेल फॉर द लास्ट 20 years। विद इन इक्विटी अगर मैं सिर्फ मिड कैप की बात करूं, जब जब रेपो रेट और 10 ईयर, ये एक ही एक टेक्निकल स्लाइड है, थोड़ा गौर से ध्यान दें, आपको इजी होगा रिलेट करने के लिए कि इसमें जब रिस्क लेना है तो इसके साथ साथ रिवॉर्ड भी जुड़ा हुआ है और वो रिवॉर्ड कब तक जुड़ा हुआ है और कितने हद तक जुड़ा हुआ है। ब्लू लाइन इज रेपो रेट, रेड लाइन इज 10 ईयर यील्ड। इसका अंतर जो आज करीब करीब 5.25 और 5.25 150 बेसिस पॉइंट है, ये अंतर जब बहुत वाइड होता है तो मिड कैप एज अ सेगमेंट को चलना ही है। सो जब ब्याज के दर बॉटम से धीरे से ऊपर आने लगे तो इक्विटी चलता है। विद इन इक्विटी जब यील्ड, ओवरनाइट रेट या रेपो रेट और 10 ईयर में इतना अंतर हो तो मिड कैप को और बढ़ावा मिलता है। एंड अगर ये मिड कैप का जो बढ़ावा मिलता है उसका एक मेन फ्यूल इज ऑल्सो टू डू विथ क्रेडिट ग्रोथ। अगर बैंक के पास इतनी क्षमता अभी बढ़ जाएगी लेंड करने के लिए बिकॉज ऑफ द आपका वॉइस नहीं आ रहा है 60 से 70 करना ही पड़ेगा। And growth on consumption, etc. And that will lead to this yellow line even going up. अगर आप पिछले 20 साल में देखें, जब जब ये येलो लाइन ऊपर की तरफ बढ़ा है, ये जो ब्लू लाइन है विच इज मिड कैप इंडेक्स, इट विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग हायर। सो equity as an asset class is in favor. Within equity, the steepness in the yield curve is supporting mid-cap segment and the prospect of credit growth when banks are sitting on large piles of deposits which will accrue to them over a period of next 2 months implies कि यहां से इस सेगमेंट को काफी हद तक cushions and shock absorbers are already provided। एक एडिशनल बात आती है अर्निंग्स की। पिछले 6 से 8 महीने में काफी हद तक जो राइज इन कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज, राइज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएटिंग करेंसी, ज्यादा हद तक मैन्युफैक्चरर ने उसके मार्जिन में ले लिया है। अभी अगर फेस्टिव सीजन, उसके बाद बड़ा स्टेट इलेक्शन, ये सब लाइन में है और बैंकों के पास क्षमता है लेंड करने के लिए, तो जाहिर है कि ये कॉर्पोरेट the extent of rise in prices will be able to pass on to the end consumer, and if this comes through, earnings भी आएंगे
which will improve the quality of returns in the coming months. Now, in a backdrop जहां equity market का base is positive, economic growth base is positive, how do you optimize this? ये मैंने जैसे पहले वाले स्लाइड में बताया, this is where my entire ladder is on equity allocations. इसमें एक गैप रहा है जहां मुझे लार्ज एंड मिड कैप एक सेगमेंट था टू नेविगेट बिटवीन द लार्ज एंड मिड कैप स्पेस. ये जो मिड एंड स्मॉल के बीच में कोई बड़ा गैप नहीं रहा और कोई प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं रही. तो हमने ये एज अ पोर्टफोलियो बेस, बिकॉज आप तो जब क्लाइंट का पोर्टफोलियो में एलोकेट करते हो, आपको तो ये नहीं है कि SIF देना है कि MF देना है. आपको जो उसका सॉल्यूशन बना के दे, जहां रिस्क रिवॉर्ड हो सके उतना ऑप्टिमाइज हो, आपको तो वो देना है. तो ये एक परफेक्ट ब्लेंड हो जाता है कि जहां आपने मिड एंड स्मॉल कैप का एक मिश्रण क्लाइंट को दे दिया, विच इज नॉट टेकिंग the extreme case of small cap or the pristine case of mid cap, but giving you the best of both worlds in itself. SIF का एक खासियत है कि आप इसमें एज अ स्ट्रैटेजी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज मैनेज कर सकते हैं एज अगेंस्ट म्यूचुअल फंड. तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को फ्रॉम एन SBI परस्पेक्टिव हम यूज कर रहे हैं, जहां एक प्योर प्ले बॉटम अप अप्रोच ऑन लॉन्ग एक्सपोजर, which is roughly around 65 to 75% of exposure, and the balance 35 to 40, 25 to 35% will be largely a tactical exposure. I will not only call it a short exposure, but a tactical exposure. दूसरा है, ये जो डेरिवेटिव्स की बात आती है, तो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है कि दिस विल बी लार्जली यूज्ड फ्रॉम अ शॉर्ट साइड पर्सपेक्टिव ओनली, और दिस विल बी टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग एंड रिस्क मिटिगेशन. जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड पे कहा, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हमारा मकसद ये है कि हम डेरिवेटिव्स को भी रिस्क ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करें. हम डेरिवेटिव्स को भी अनकोरिलेटेड रखें विथ माय लॉन्ग एक्सपोजर. एंड व्हेन आई से अनकोरिलेटेड, अगर मैं 4 महीने पहले अगर मैं एग्जाम्पल बैंक निफ्टी पे या ऑटो सेगमेंट पे पॉजिटिव हूं, तो मैं बैंक या ऑटो पॉजिटिव बेस पे चलाऊंगा, और मैं अगर IT पे नेगेटिव हूं तो मैं IT को शॉर्ट कर सकता हूं. जरूरी नहीं है कि मैं अगर इतने हद तक एक सेगमेंट में या एक स्टॉक में पॉजिटिव हूं तो उसके हिसाब से मुझे शॉर्ट एक्सपोजर्स चलाने हैं टू रिस्क बैलेंस करने के लिए. सिमिलरली मेरा लार्ज कैप एक्सपोजर भी इसमें ऐसे बना रहेगा जहां I'm using it purely for liquidity management or some outlier benefit which are evidenced in some pockets of a large cap in itself. So purely from a stock selection perspective, a core and satellite approach with a high conviction idea, derivative का use is lot more to optimize risk reward and not only used for risk mitigation in itself. And lastly, as I mentioned, the large cap will be used for liquidity management with the focus to remain on the X top 100 universe in itself. क्यों मैं इतना मिड एंड स्मॉल या लार्ज कैप की इतनी जरूरत नहीं है, हालांकि मैं 35% तक ले सकता हूँ लार्ज कैप, क्योंकि अगर हम वेट निफ्टी में वेट देखें, the top 100 versus beyond 100, to a large extent, the heavier exposure comes, the big delta comes from a capital goods which is identified with manufacturing, chemicals and healthcare. अगर आप पिछले 3-4 साल से इंडिया का कंस्ट्रक्ट देखें, तो जो कंपनीज बहुत मेच्योर हो गई हैं, तो वो अभी लो डबल डिजिट रिटर्न्स या वहीं कहीं अटक गई हैं, because the companies have become extremely mature, the businesses have become extremely mature. Incremental prospect is नए तरीके मैन्युफैक्चरिंग, नए तरीके के फ्यूल्स, केमिकल्स रिलेटेड बिजनेस, and most importantly
आपके हर शहर के रिलेट में हर शहर में भी अगर आप देखेंगे, आज करीब पिछले 2 साल से हर शहर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इट इज इन डिस्कशन विद सम प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फॉर एन अनलिस्टेड स्टेक सेल। जो आज अनलिस्टेड दुनिया में इतना ट्रांजैक्शन कर रहा है, over a period of next 2 to 3 years, this segment will come into the listed space, and that will create a value creation to a large extent. So the purpose to remain in the next segment beyond the top 100 is for the extent of diversity what this what brings in was which is peculiar to capital goods, chemicals, healthcare to a large extent. विद इन निफ्टी वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप अगर देखूं, तो अगर मैं पिछले 15-16 साल का डेटा देखूं, बहुत इजी है रिलेट करने के लिए। द ब्लू लाइन इज द मिड कैप, एंड सबसे बड़ा अंतर इसमें आया 2020 के बाद। 2020 के बाद भारत का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ, जहां कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट and central government balance sheet became extremely strong. 2020 के पहले आए दिन एक डर रहता था, या तो गवर्नमेंट हैज टू बोरो अ लॉट मोर, और बैंक्स माइट हैव अ एनपीए इश्यू, कॉर्पोरेट्स में कितना कचरा या खड्डा भरा हुआ है पता नहीं कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में। बट 2020 के बाद ये पूरा एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट सा हो गया, एंड ये जैसे शिफ्ट हो गया, ब्याज के दर काफी नीचे रहे, विच मीन्स कैपिटल का एक्सेस थोड़ा और इजी हो गया, एंड इसके चलते आपके मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट को काफी हद तक एक बढ़ावा मिल गया, एंड ये बढ़ावा जो मिला है इसको हम कैप्चर कर रहे हैं थ्रू मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट इन इटसेल्फ। थोड़ा डेटा दे रहा हूं कि जहां बड़ा वैल्यू क्रिएशन होता है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में होता है। अगर मैं 5x रिटर्न का बेस देखूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, so just 34 companies gave that 5x type of a return versus 30 companies in mid cap and 31 in small cap. So 5x in the recent times is not that big a thing, but if you look at the 10x and 20x over a period of the last a few decades, then you can easily relate that the large part of heavy lifting is done by the mid cap and the small cap space in itself. इसको परखना एक अलग कला है, एंड ये कला से जुड़ा हुआ है लार्जली द म्यूचुअल फंड फ्रेंचाइज, एंड विद इन दैट म्यूचुअल फंड फ्रेंचाइज to a large extent what we do as SBI Mutual Fund, covering a very large equity base of core equity base of close to 6.5 lakh crores, and another segment in hybrid in itself. So this added skill enables to identify opportunities and hence the high conviction bets in itself. ये थोड़े examples हैं जो हमारे adjacent segment है which is alternates, जहाँ पे हम ज्यादातर ये वेरी स्मॉल कैप टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज चलाते हैं, जहाँ पे वी हैव हैड वेरी फेवरेबल सक्सेसेस इन द लास्ट फ्यू इयर्स. I just wanted to emphasize not a repeat of this, but to emphasize कि this is the skill which is available to put out strategies and identify stocks under the SIF segment in itself. हमने मार्केट आउटलुक विच इज पॉजिटिव, वहां से सेगमेंटेशन इनटू मिड कैप, वहां से द स्ट्रैटेजी फॉर मिड एंड स्मॉल कैप, एंड now after seeing all these benefits, now I'm just covering to a few slides of risk. कई बार मिड कैप या स्मॉल कैप से एक नाम जुड़ जाता है विच इज द ड्रॉडाउन. अगर मैं लार्ज कैप और मिड कैप का ड्रॉडाउन में अंतर देखूं, इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट फॉर द रिटर्न्स व्हाट इट कैन मेक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज सिग्निफिकेंटली much higher than the extent of
difference in drawdown between large cap and mid cap. So अगर मैं पिछले 15-16 साल का drawdown का difference is not so much between large and mid cap, then तो this myth that mid caps are extremely risky, it merits a revisit to that extent. And जैसे मैंने कहा कि mid and small cap fund है, which will be little skewed towards mid cap, implies that the blend of mid and small cap should be able to protect the extent of drawdown with an added benefit of derivatives and the benefits of derivatives thereof. Just to conclude and re-emphasize from an equity market perspective, ये अभी एक हम रिस्क ऑन फेज में हैं. आप रिस्क ऑन में टिपिकली ये होता है कि डॉलर थोड़ा सम जाता है, डॉलर नीचे आ जाता है, डॉलर के नीचे आते प्रेशियस मेटल्स विच इज गोल्ड एंड सिल्वर स्टार्ट डूइंग वेल, equities start doing well, and yields also come down. So in a phase of risk on, it can't get a better opportunity to start a journey in a much more disciplined, well-entrenched, high conviction bets in a mid and small cap segment. And this, to a large extent, blends wealth creation and income generation from a single stable. ये जो Magnum X Top 100 है, which is a lot more skewed from a favorable risk profile perspective, and हम उसको aggressively तब चला सकते हैं जब मैंने दूसरे एंड पे एक more predictable रिटर्न एक्सपेक्टेशन वाला प्रोडक्ट वेल एंकर किया है, कि जो आपको आज के जमाने में एक स्टेबल हाई सिंगल डिजिट रिटर्न विद इक्विटी टैक्सेशन एंड लिक्विडिटी दे सकता है. सो एक सिंगल अम्ब्रेला के तहत जहां आप एक क्लाइंट का इवन विद इन 10 लाख का एलोकेशन को भी मैनेज करना हो, तो भी आपको ये जो दो फंड कैटेगरीज हैं विल हेल्प यू टू अ लार्ज एक्सटेंट टू ब्लेंड इनकम जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन. क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से या एज प्रोफाइल के हिसाब से आप ये कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं जहां हाइब्रिड लॉन्ग शॉट will do the work of stability and predictability, and Magnum X Top 100 will be the enabler to create wealth to a large extent. Just skip this and just to conclude, अभी तक जो हमने फंड के बारे में बात की, तो ये ब्रिज करता है मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट को, एक कोर एंड सैटेलाइट एक्सपोजर जहां 2/3 is largely a high conviction long only portfolio, and the other 1/3 to run on a tactical basis. The benefit of long and short helps to not only mitigate risk but to enhance the risk reward with an uncorrelated exposure also. And lastly, a tax efficient, well regulated mutual fund system or infrastructure के तहत product है, which has a lot more benefit on tax and liquidity relative to AIF and the PMS segment. I'll stop here and over to you, Keyur bhai. Thank you, Saurabh, for your insightful presentation. So let me start with the quick question from my side. हो सकता है कि सारे क्वेश्चन पार्टनर को भी रहेंगे और उसके बाद पार्टनर को हम अपॉर्चुनिटी देंगे लाइव क्वेश्चन पूछने की. तो जैसे आपने बताया कि आपका टारगेट है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, ओके, मिड एंड स्मॉल कैप का, तो कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि इट इज अ लॉन्ग ओनली फंड एंड शॉर्ट वुड बी वेरी लिमिटेड, शॉर्ट एंड आर्बिट्रेज. Yes, तो मुझे this is a long only portfolio which is an enabler to go short, and जहां जरूरत पड़ी मुझे रिटर्न बनाने के लिए अगर शॉर्ट साइड से अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं, so that will be utilized and captured in a time. कोई रेंज आपने फिक्स की है कि कितना आप लॉन्ग करेंगे एनी पॉइंट ऑफ, कितना मिनिमम लॉन्ग करेंगे एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड कितना शॉर्ट रेगुलेटरी एज अ रेगुलेशन मैं 25% के ऊपर जा नहीं सकता हूँ. So to that extent, my limitation is confined to 25% of shorting exposure. But मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा
from a portfolio perspective, you will witness a short exposure running in the portfolio. मुझे डेरिवेटिव्स का यूज मैंने जैसे कहा कि मैं रिस्क एनहांस करने के लिए भी यूज कर सकता हूं अगर जरूरत पड़ी। और शॉर्ट का एक्सपोजर मुझे अगर लग रहा है कोई सेगमेंट, कोई स्टॉक, कोई सेक्टर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, then it will be used more from a tactical perspective. ओके, थोड़ा मैं प्रिसाइज क्वेश्चन पूछूं तो यहाँ पे जो नेट इक्विटी एक्सपोजर रहेगा एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नेट जो है मिनिमम कितना रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा? आपका ग्रॉस एक्सपोजर 100 के ऊपर नहीं जा सकता है इन SIF एज ए रेगुलेशन। ओके एंड मेरा नेट इक्विटी एक्सपोजर कैन रिमेन एट 100% ऑल्सो इफ आई वांट टू कीप इट। इफ द मार्केट इज एक्सट्रीमली फेवरेबल then I will run it more like एग्जाम्पल में दूं आपको 21-22 है या 2020 एंड या 2021 है, तो मैं मेरा why will I utilize any segment of my short exposure? So it will be a tactical, Kevbhai, just to re-emphasize that point, it will be a tactical exposure, not a fundamental exposure कि ये over a period मुझे ये short position से इतना कमाना है, क्योंकि there is a cost to keep rolling it over on a month-on-month basis. नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एग्जाम्पल यहाँ पे फंड मैनेजर बताते हैं कि हम हेजिंग करके नेट इक्विटी एक्सपोजर जीरो भी कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी शॉर्ट पोजीशन, कि 75% मेरा इक्विटी है ग्रोस एक्सपोजर, 25% मैंने डेट में डाला है और 75 मुझे डाउन साइड प्रोटेक्शन करनी है, तो मैं हेज कर लूंगा, आर्बिट्राज कर दूंगा। तो आपका ये क्या थॉट है आपका? भाई मैं हाइब्रिड में वो सब करूंगा, नॉट इन X100। ओके, तो मैं हाइब्रिड में, मेरा हाइब्रिड में डायरेक्शनल इक्विटी एक्सपोजर विल रिमेन क्लोजर टू जीरो एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम। ओके, तो इसका मतलब आपने जो है एक जो नेट इक्विटी एक्सपोजर जहां पे हाइब्रिड में जीरो है, तो यहाँ पे आप जो है करीबन करीबन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 80-90% आपका रहेगा। Both the funds will be at two other extremes, which will help you as an advisor to navigate return profile or a risk reward from a client perspective. ठीक है, और यहाँ पे जो हम एक करेंगे 25-30 स्टॉक का, उसमें कोई मिड स्मॉल का कोई एलोकेशन के इट वुड बी जैसे लार्ज एंड मिड कैप फंड होता है तो उसमें मोटा मोटी 2/3 1/3 लार्ज एंड मिड होता है। जैसे मैंने कहा, ये अगर मिड एंड स्मॉल है तो आप मोटा मोटी वही पकड़ लो कि 60-40 विल बी 60% मिड कैप एंड 40%। हाँ, तो ऐसा हम रूल लेके नहीं चल रहे हैं, बट इवेंचुअली पोर्टफोलियो वैसा ही कुछ बन जाएगा, क्योंकि मुझे लार्ज कैप लेना नहीं है। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन के जरिए कहा कि मुझे लार्ज कैप एक्सपोजर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा रहेगा, अदर देन दैट मुझे लार्ज कैप से कोई बड़ा रिटर्न नहीं बनाना है। तो मिड एंड स्मॉल कैप स्टूडी रहेगा, तो इट विल हैव दैट सॉर्ट ऑफ मिक्स। तो इसको मैं सिंपल समराइज कर सकता हूँ कि ये एक मिड एंड स्मॉल कैप का फोकस फंड है विथ ऑप्शन टू हैव अ 10-20% काइंड ऑफ शॉर्ट ऑप्शन। प्रिसाइसली, बराबर ना? ओके, एकदम बराबर साहब। परफेक्ट। और यहाँ पे मैं एक बात में ओपन करता हूँ सबके लिए, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा थॉट और मैं आपको पूछूं तो मैं समझो कि एक मिड एंड स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है वर्सेस एक एक्स टॉप 100 में, तो मैं कैसे यहाँ पे लॉन्ग तो मैंने समझ लिया, बट समझो डाउन साइड प्रोटेक्शन में कैसे बेटर करने की कोशिश करूंगा कंपेयर टू दी म्यूचुअल फंड? अगर मेरे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मेरा पूरा सेगमेंट इज ऑन अ लॉन्ग साइड। अभी मैं आपको एग्जांपल रिलेट कर रहा हूँ मिड स्मॉल कैप सेगमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो मैं मिड कैप फंड में मैं पूरा लॉन्ग हूँ एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, बट यहाँ पे मैं जो 25% शॉर्ट है वो 25, जब मेरा मार्केट व्यू इज टर्निंग नेगेटिव, एंड दो चीज होती है, एक मार्केट व्यू नेगेटिव है और एक सेक्टोरल व्यू नेगेटिव है, या सेगमेंट या स्टॉक व्यू नेगेटिव है। तो ये जो सेक्टोरल या स्टॉक व्यू नेगेटिव है, तो जितना मिड कैप सेगमेंट मार खाएगा या मिड कैप सेगमेंट का जो ड्रॉ डाउन होगा उससे काफी हद तक इसमें कम होगा, क्योंकि ये जो मेरा शॉर्ट पोजीशन है दैट विल आल्सो अर्न मी रिटर्न्स, एंड दैट इज वेयर द बिग डिफरेंशियल विल कम between a conventional long only mid cap or a small cap fund versus a fund which is an enabler or an option to go short up to 25% of the portfolio.
तो कहीं पे हमने बैक टेस्ट किया हुआ है कि लेट्स से लास्ट 5 साल में हमने ये लॉन्ग शॉर्ट फंड रन किया होता तो क्या कितना हमारा बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन हुआ होता, क्या हमारा कैप्चर रेशियो या मैं अगर रेशियो मैं ऐसा अगर कुछ? मैं अगर बैक टेस्टिंग करता तो बहुत ही सब्जेक्टिव होता। आपने अगर हमारा पूरा ना हाइब्रिड फंड का जो बैक टेस्टिंग देखा था, देयर वी आर ऑलमोस्ट स्पॉट ऑन बिकॉज दैट वाज वेरी ऑब्जेक्टिव, यू कैन इजीली रिलेट विद दैट। बट एक फोकस्ड फंड्स में मैं अगर स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक 20-25% का शॉर्ट एक्सपोजर का ऑप्शन भी लेके चलूं तो वो बैक टेस्टिंग वुड हैव बीन वेरी सब्जेक्टिव। इसीलिए मैंने एक आध स्लाइड में आपको एआईएफ रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताई, जहाँ स्ट्रैटेजी इज अ लॉट मोर सिमिलर। वो एआईएफ की स्मॉल मिड कैप से ही चला रहा है, इट्स अ लॉन्ग ओनली फंड, देयर द रिटर्न प्रोफाइल इज exceptionally good. I shared you bits where we have had anywhere between 8 to 20 times returns or 20x returns in particular stocks. So that skill to run this sort of mandate is already there, and a good part is courtesy SIF. हम उसी चीज को with better taxation and better liquidity wrap करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे गौरव मेहता इंडिविजुअली मैनेज करेंगे कि यहाँ पे आपकी जो मेन टीम है जो लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड की, वो भी इसमें कोई इन्वॉल्व करेगी? रिसर्च में इट इज कॉमन बिकॉज SIF का रेगुलेशन अलाउज टू शेयर द ओवरऑल रिसर्च कंपोनेंट, एंड ये वही रिसर्च टीम है जो पूरे इक्विटी टीम को सर्व करती है। तो टू दैट एक्सटेंट what matters a lot is from a backdrop of research standpoint, the system is the same, the modus operandi remains the same, and hence the outcome and output should be somewhere in lines with our outperforming alternate strategies also. ओके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे बताएंगे सबके बेनिफिट के लिए कि भाई एक कॉमन रिसर्च टीम है तो एक फंड मैनेजर कैसे वो रिसर्च, यानी कि हाउ फंड मैनेजर डिसाइड कि भाई मुझे ये 30 स्टॉक लेने हैं, जहाँ पे हो सकता है मेरे पास 100 बास्केट आया है, 100 स्टॉक का बास्केट मेरी रिसर्च टीम के पास है, तो हाउ फंड मैनेजर विल पिक अप दैट 30 स्टॉक? यही गौरव मेहता जो अभी SIF में मूव हो गए फ्रॉम AIF, तो यही पहले AIF लॉन्ग शॉर्ट PMS स्ट्रेटेजीज भी देखते थे, तो वही रिसर्च टीम के बेसिस पे वही 30-40 स्टॉक। सो वो तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को भी वही होता है कि अगर जैसे मेरा फोकस्ड फंड है म्यूचुअल फंड में विच इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, उसमें तो 30 ही स्टॉक लेने हैं, बट उसके पास फ्रॉम अ रिसर्च टीम ही विल हैव हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज। It is exactly the same way how it operates here also, and that is where the skill aspect comes in of managing or navigating this phase from a research to an eventual fund selection or a stock selection in itself. So जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि उनके पास 100 आइडियाज हैं एक फोकस फंड में, बट उसमें से 30 स्ट्रैटेजीज उसको लेनी है या उनको लेनी है, वही बेसिस पे यहाँ पे भी आपके पास आइडियाज भरपूर होंगे जिसमें से आपको टॉप पिक सिलेक्ट करने हैं। एंड वही चीज का हमने उदाहरण दिया है या एक लेगेसी क्रिएट किया है विद आवर AIF एंड PMS बेस, उसी चीज को हम एक्सटेंड करेंगे इनटू द SIF प्ले। तो अभी हमारा कोई मिड एंड स्मॉल कैप का ऑलरेडी लॉन्ग शॉर्ट AIF अवेलेबल है मार्केट में? हमारा AIF नो लॉन्ग शॉर्ट नहीं है, दैट इज लार्जली टू डू विद लॉन्ग ओनली एक्सपोजर ऑन द AIF स्पेस व्हिच हैज बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो थोड़ा बताएंगे उसकी कौन सी इंसेप्शन डेट है, कितना पर्टिकुलर इंडेक्स का आउट परफॉर्मेंस किया है, क्या AUM है? हाँ, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। टिपिकली क्या होता है कि हम AIF को म्यूचुअल फंड के साथ नहीं जोड़ते फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव, रेगुलेटरी ऑल्सो इट इज kept as a different base. My team will share that perspective. I just showed you some examples on how the performance has been in particular stocks rather than the funds in itself. Okay. But that is an outlier performer from an industry standpoint in the last whatever you take 1 year to year perspective within the small and mid cap segment. तो ये भी गौरव मेहता ही मैनेज कर रहे हैं AIF में भी? नहीं, अभी वो regulation does not allow AIF person to manage SIF.
तो पहले वो AIF में थे, जब से SIF शुरू हुआ, which is from October of last year, Gaurav has moved from AIF to SIF. So it is now the entire SIF funds, Gaurav is responsible for the entire SIF vertical at SBI Mutual Fund. ओके, तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि जब कितने साल उन्होंने वो AIF को संभाला होगा जो आपका एक्सेप्शनल वेल कर रहा है? उनका एक्सपीरियंस अगर मैं देखूं, यहाँ SBI के पहले आई थिंक Edelweiss और Ambit में थे. So it's a very long experience what Gaurav brings on table to run strategies on long short as well as conventional mid and small cap equity perspective. And उसका अगर एक लॉन्ग शॉट का नमूना देखना है तो हाइब्रिड देख लीजिए, जहां पे जो प्रॉमिस किया हुआ है कि ये गार्ड रेल्स है, ये रेंज में आपका रिटर्न रहेगा, एंड लार्जली वही रेंज में आज भी रिटर्न चल रहा है. बिकॉज लॉन्ग शॉट इज लार्जली टेस्टेड देयर एज अगेंस्ट अ लॉन्ग ओनली टाइप ऑफ एन एक्सपोजर विच इज in the X100 category. So the use of derivatives, the use of options is very well demonstrated in the hybrid space in itself. And मैं वापस यही एक बार दोहराना चाहूंगा कि जब आप X100 या SIF की कैटेगरीज परख रहे हैं, स्पेशली ऑन द इक्विटी साइड, नॉट ऑन द हाइब्रिड, वहां पे आपको लॉन्ग ओनली में स्टॉक पिकिंग will be your key driver, just as it happens in PMS, AIF and small cap mutual funds. ये जो ability to generate and big alpha or to protect volatility and protect downside will be lot more seen in asset allocator and hybrid categories, where the use of derivatives will become very, very prominent. Okay, last question, then we will open for 5 minutes for partner. तो यहाँ पे एक सिंपल मेरा क्वेश्चन है कि compared to the mid and small cap mutual fund, okay, on a 5-year basis, not on a short term, मेरी volatility लो रहेगी तो कितना % expected लो रहेगी, और मेरा रिटर्न जो है कितना % expected ज्यादा रहेगा? मेरा mid and small cap से मेरा volatility इसमें relatively कम रहेगा, because I have an option to hedge from a 5-year perspective. And मेरा return profile from a 4 to 5-year perspective in this has to be incrementally higher compared to a conventional mid and small cap standpoint, because मैं इसमें derivative का use long करने के लिए भी जब चाहे use कर सकता हूँ. So and इसीलिए मैंने starting में ये बात कही थी कि जब markets बहुत mature हो जाते हैं तो derivatives, options, ये सब की लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है ओवर एंड अबाउ द मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट का लिक्विडिटी, पर्टिकुलरली इन मिड कैप सेगमेंट. एंड इस चीज का बेनिफिट अभी सेबी ने इन्वेस्टर्स को दिया है SIF के जरिए, एंड अ टैक्स एफिशिएंट वे टू derive the benefit of everything put together, a broad-based mid and small cap segment, matured liquid markets, and liquidity in the futures and options segment. इन तीन चीज का blend आपको ये strategy में दिखेगा, which makes it easier to seed into a portfolio. और अगर आपको वो जो बैलेंस करना है रिस्क और रिवॉर्ड को, तो एक हद पे आपका या एक एक्सट्रीम पे हाइब्रिड है जो आपको 8-9% आपको विथ इक्विटी टैक्सेशन दे देगा, विथ हाई अमाउंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, which is enabling you to take risk on this extent of or this extreme of the risk profile. इसलिए there are no half measures here. It's a full-blooded or a full-blooded aggressive equity portfolio. Okay, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ बेला मैडम का. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि SBI के पास एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, या कोई भी म्यूचुअल फंड है उसके पास एक बड़ी रिसर्च टीम होती है, 600-700 मिनिमम स्टॉक का कवरेज होता है. तो कहीं ना कहीं मिड एंड स्मॉल कैप, माइक्रो एंड स्मॉल कैप में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, तो क्यों वहां पे हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड के तहत अगर मैं देखूं तो माइक्रो कैप का एक्सपोजर इतना नहीं होता है. द टाइम व्हाट यू गिव, आपने कहा 600-700 स्टॉक्स मिनिमम होते हैं, टिपिकली ये 550-600 तक ही रुक जाते हैं, अनलेस देयर इज एन आउटलायर ऑफ दिस. सो 550-600 के स्टॉक्स को अगर मैं बेस बना रहा हूं
तो आई एम कवरिंग अ वेरी वेरी वाइड रेंज बियॉन्ड द कन्वेंशनल लार्ज कैप. सो योर क्वेश्चन इज वैलिड कि अगर इतनी बड़ी बेस है तो दो चीज होता है, मैं कितनी कंपनियों को परख सकता हूं और कितनी कंपनियों को गहराई से परख सकता हूं. तो जब 500-600 कंपनीज है तो गहराई से परखने पे आपको जो रिटर्न प्रोफाइल चाहिए तो वो मिल जाता है. बिकॉज मैं इतना बड़ा लैडर भी नहीं बनाना चाहता, इतना बड़ा टेल क्रिएट नहीं करना चाहता फंड्स में, कि जहां मेरे को कन्विक्शन है better off to I remain relatively higher, to take a higher exposure rather than just for the sake of elongating the tail of the respective companies. Okay, so let me open for a partner. आप unmute करके पूछ सकते हैं. Anyone would like to ask question? 4 मिनट है हमारे पास, 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं. सर कैन आई स्पीक सर? यस यस पीयूष भाई बोलिए ना. हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने बोला इसमें 30 स्टॉक ही रहेंगे, तो खाली क्या मिड एंड स्मॉल कैप के भी रहेंगे या फिर उसके अंदर लार्ज कैप भी आप कंसीडर करेंगे? मैंने सिर्फ 30 नहीं बताया, मैंने बोला 25 से 35 स्टॉक के हाँ, आसपास 35 to 40 जो भी तो it रहेगा. will be 80, you can largely take 70-80% will be in the mid and small cap segment. नहीं नहीं, वो बराबर है. मिड एंड 70 मतलब उसमें भी आप लार्ज कैप ले सकते हैं वैसा हाँ, आपका? ले सकता हूँ. रेगुलेशन ये कहता है कि हाँ. आपको 65% X100 में रहना है और बाकी का 35% मैं लार्ज कैप में भी जा सकता हूँ. बट मेरा इंटेंट ये नहीं है कि मैं लार्ज कैप लेके रिस्क को मिटिगेट करूं या रिस्क को बैलेंस करूं. अगर लार्ज कैप में कोई आउटलायर आउटसाइड अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं टैक्टिकली यूज कर सकता हूं. बट ज्यादातर जब पोर्टफोलियो पूरा फंड बन जाएगा तो आपको ये दिखेगा कि मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर इज एक्सेप्शनली हाई, वे बियॉन्ड 65%. और एक बात सर, अभी हमने ये अभी मार्केट में जो 3-4 X100 आ चुके हैं, उनमें से एक दो का ऐसा कहना है, मतलब जैसे हम आपसे बात करते हैं वैसे वो लोग से भी बात करते हैं, उनका एक दो स्कीम्स का कहना ऐसा है कि हमारे जो फंड है वो लॉन्ग बायस रहेंगे. X100 का बात कर रहा हूँ. तो आपके और बाकी जो 2-3 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा मिड कैप में हम लार्ज कैप में हम डेरिवेटिव्स का यूज करके उसको वो मैनेज करेंगे, रिस्क मिटिगेट करेंगे, और मिड एंड स्मॉल कैप में लॉन्ग ओनली रहेंगे. तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं आपका एज अ स्ट्रेटेजी? देखिए, अगर कोई इक्विटी स्ट्रैटेजी है, एग्रेसिव रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है या एग्रेसिव इक्विटी स्ट्रैटेजी है, तो पैसा तो लॉन्ग साइड से ही बनेगा. शॉर्ट साइड विल ओनली गिव यू टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज. इसीलिए केयूर भाई का क्वेश्चन पे मैं वही बता रहा था कि शॉर्ट साइड इज जस्ट एन एनेबलर. उसको आप ये मत मानिए कि उससे कुछ बड़ा अल्फा निकलेगा. लार्ज पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो रिटर्न्स विल कम फ्रॉम लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजीज, and this long only portfolio or long only exposure from a perspective of a mid and small cap segment will be the driver of returns. इसलिए मैंने आपको एक स्लाइड नहीं दिखाई जहां निफ्टी वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, वो ब्लू लाइन कितना रॉकेट की जैसे चला गया था. अगर मैं उसमें ये सब मस्ती करता कि इतना मैं शॉर्ट साइड के लिए रख रहा हूं या शॉर्ट चलाऊंगा, आई मीन आई विल बी मोर ऑक्यूपाइड बट नॉट प्रोडक्टिव. थैंक यू वेरी मच सर. Yeah, thank you very much, Saurabh ji and Vishal for insightful presentation. Okay, and looking forward for a good business from SBI. Okay, any question, partner, or shall we close? Okay, so let's close. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you, Keyur bhai. Thanks, Saurabh, for all the insightful things which you have shared. Any support is needed by the partners, Keyur bhai, please do let us know. So NFO is closing on 20th of August. And we'll need your support to make that successful. AIF returns I will do that. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you.